आज हम लोग गुरुनीति फिजिक्स का 5/45 टोटल 45 में से 5वां वीडियो शूट करने जा रहे हैं। फिर किशोर सर और माय सेल्फ श्रवण। दोस्तों आज है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसको अपन एनएलएम कहते हैं। ये एनएलएम को लेके मैं एक फंडा पहले क्लियर कर दूं, इसको यदि आप आईटी लेवल पे लिख जाते हो ना तब तो अनंत है, फायदा नहीं, तब तो नहीं, इसका अनंत है ये मामला। और मेडिकल लेवल पे बड़े बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उन्हीं पे आप रहोगे तो मेडिकल के एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर लोगे और आप एनएलएम के क्वेश्चन को एग्जाम में करके आ जाओगे। इसलिए धरातली बिल्कुल हुए थे, ग्राउंड की पढ़ाई करने इस टॉपिक की। शुरू करें आइडिया, अपना पेन पकड़े और बात को शुरू करें भैया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो कहता व्हेन ए बस सडनली टेक्स इट टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ। वो कहता जब अचानक बस मुड़ती है तो यात्रियों पे बाहर की ओर धक्का लगता है, इसको अपन कहते हैं दिशा का जड़त्व है। तो इसका आप जानते हो दोस्तों, न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए और गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, आप बस खड़ी है और अचानक बस चल जाए तो आप पीछे गिरते हो। बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगे तो आप आगे गिरते हो, क्योंकि पहले जब बस खड़ी थी तो आप चलने का विरोध करोगे और आप यदि बस चल रही है तो रुकने का विरोध करोगे। पढ़ाई में ऐसा होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको रूम पे टेबल छोड़ने में दिक्कत होती है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको रूम में बैठ के टेबल पे आने में दिक्कत होती है। ये भी जड़त्व का नियम ही है। ओके डियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। किशोर भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसको बच्चों करने से पहले कई सारी बातों पे हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि लिफ्ट का मास 2000 किलो है, इस लटकाने वाली केबल का जो टेंशन है वो 28,000 न्यूटन है, तब इसका त्वरण क्या होगा। देखो भाई एक बात ध्यान सुनना, 2 शब्द होते हैं दोस्तों, F = mg। इसको दोस्तों कहते हैं मास, इसको तो पूरे को कहते हैं मास, और इस पूरे को या इस F को कहते हैं वेट। यहां एक बात ध्यान चाहो क्लास का, मास का मतलब केजी, वेट का मतलब न्यूटन। तो ये 28,000 न्यूटन का मतलब उसका भार कहो चाहे तनाव बल को, एक ही बात है, भार कहो, वेट कहो, फोर्स कहो, बट इस फोर्स का एक व्यक्तिगत नाम है टेंशन फोर्स, तनाव बल। ये दोस्तों 2000 केजी है, इसका मास है। ध्यान साथ दे, केजी, एक बात और सुन लेना है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। तो जी से मल्टीप्लाई फोर्स क्या होता है, तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली बात आपके सामने यहां क्लियर होगी। दूसरा दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमें किशोर पुत्र यहां 2 बातें करनी पड़ेंगी। 2 प्रकार की फ्रेम होती है फिजिक्स में, एक होती है जड़त्व इनर्शियल, एक होती है एजड़त्व नॉन इनर्शियल। सुन लो क्या क्या होता है। जड़त्व फ्रेम क्या है, जड़त्वीय फ्रेम में दोस्तों A = 0 होता है और F = 0 होता है। इस पे न्यूटन की गति के नियम लगते हैं। ध्यान से चाहूं क्लास का मैं, इसका दोस्तों A 0 होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जड़त्वीय फ्रेम की, इनर्शियल फ्रेम की। A 0 है, F 0 है, न्यूटन की गति के समीकरण लगते हैं। और ये हकीकत में बताओ कैसे होता है, जैसे किसी पेड़ से सेब गिर रहा है, पेड़ से सेब गिरा तो पृथ्वी को ऊपर क्या मान सकते हैं, इनर्शियल, जड़त्वीय फ्रेम मान सकते हैं। इनसे फ्रेम जब हकीकत नहीं है ये, देखो हकीकत में तो कोई भी जड़त्वीय फ्रेम है हो ही नहीं सकती, लेकिन सेव और अर्थ को तुलना करें तो दोस्तों सेव अर्थ के सापेक्ष कुछ नहीं है। तो अपने पेड़ से कोई सेव गिर रहा है तो अर्थ वहां क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, बोलो है ना, जड़त्वीय फ्रेम है। एक बात, न्यूटन की गति के नियम लगते हैं, A = 0 है, F = 0 है, और पेड़ से सेव का गिरने में अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ये किसकी बात होगी, जड़त्वीय फ्रेम की। अब आते हैं एजड़त्व नॉन इनर्शियल। दोस्तों नॉन इनर्शियल में A = 0 बट F = 0। ये थोड़ा सा मजाक लगता है, F = 0 बट सॉरी A = 0 बट F = 0। ये छदम बल है, इसको सूडो फोर्स कहते हैं। तो सुनो क्या क्या है, इस पे A 0 नहीं है, फिर भी F 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इस पे न्यूटन के समीकरण लगते ही नहीं है। और एक बात ध्यान सुना दोस्तों, इसमें एक सूडो फोर्स लगता है, छदम बल लगता है, जो हमेशा त्वरण के विपरीत लगता है, अपोजिट इन एक्सीलरेशन। ध्यान देना रहे, अपोजिट इन एक्सीलरेशन, इसका मतलब विथ रिटार्डेशन। मंदन के विपरीत है तो त्वरण के विपरीत है तो मंदन के साथ होगा भाई, एक्सीलरेशन के अपोजिट है तो रिटार्डेशन के साथ हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल दोस्तों आप जानते हो, लिफ्ट है, कार का मुड़ना है,
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन इनिशियल फ्रेम के हैं। तो मैं मेरी बात को यही समाप्त करता हूं। एक इनिशियल फ्रेम है, एक फ्रेम नॉन इनिशियल है। तो दोस्तों अब इस पे आ जाओ और मुद्दे की बात एक सुन लेना रहे, लिफ्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कौन है? नॉन इनिशियल हैं, जिसमें एक सुडो फोर्स लगेगा। बात का सार देख, एक सुडो फोर्स लगेगा जो हमेशा गति के विपरीत लगेगा। अब तो उसको खुद देख, तेरे सामने सामने ये कोई एक लिफ्ट है पुत्र, ये लिफ्ट किसी इससे वायर से जुड़ी हुई है। अगला साफ कहते तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो MA भी किधर आएगा? नीचे की ओर। MG भी किधर आएगा? नीचे की ओर। T किधर जाएगा? ऊपर की ओर। बस FBD टाइप डालो तो तेरे सामने सामने क्या बन गया? MG प्लस MA। T क्या है बोलना? 18,000। MG क्या है? 20,000 क्योंकि M 20 है, प्लस MA ये दोस्तों 20 28, ये 28 बचेगा, ये 8,000 इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाई A से कैंसिल आउट कर दो। A की वैल्यू 4 है। अब आपको पता है दिखाया तो MA नीचे की ओर है, पर दोस्तों ओवरऑल मोमेंट किधर है? ऊपर की ओर। 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इस गड़बड़ हो गए, ये पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण का मात्रक सेकंड स्क्वायर होता है, ये सारे गलत हो गए, ये सारे करेक्शन है, देख लेना भाई। ओके डियर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुक जा, जल्दीबाजी नहीं, गति के विपरीत लगा। गति किधर है? ऊपर की ओर। MG वैसे किधर होता है? नीचे की ओर। MA किधर? नीचे की ओर। किससे बैलेंस कर रहा है? T से। और दोस्तों आप खुद देखते हो जब MG और MA की वैल्यू T से ज्यादा हो जाएगी तो आपकी रस्सी टूट जाती है। क्लियर? एक बात ध्यान सुनना, लिफ्ट कभी भी नीचे गिरते समय रस्सी टूटती नहीं है, लिफ्ट हमेशा ऊपर जाते समय रस्सी उसकी टूटती है। क्लियर? इसी के साथ इस बात को पूरा कर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको अपन फिजिक्स भूल जाओ, इसको अब बेसिक फिजिक्स से नहीं करते हैं, जिंदगी में बेसिक फंडे से करते हैं। देख, ये एक लिफ्ट है, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, ये एक गेंद छोड़ता है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। ये आप मान लो कि आपकी जमीन है, जमीन पे व्यक्ति खड़ा है। ये वाला थोड़ा सा बात सुन, एक लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण अल्फा इस ए मान ले रही है, एक बार ए से गति कर रही है, तो लिफ्ट किधर? नीचे से ए से आ। अब एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर गेंद को गिरा देता है। दोस्तों जैसे गेंद को गिराओगे, गेंद को छोड़ते ही गेंद किससे गिरेगी? G से। अब ध्यान दे, लिफ्ट किससे गिर रही है? A से। गेंद किससे गिर रही है? G से। तो इस आदमी के सापेक्ष क्या हो गया? G माइनस ए। क्या हो गया? G माइनस ए। पर जो यहां जो बंदा खड़ा है उसके लिए क्या है? G से गिर। बस सिंपल सी बात है। मैंने कहा ना NLM में फिजिक्स मत लगाओ, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया G माइनस ए और G। एक बात फिर सुन ले, ध्यान दे क्लास से कि ये आदमी देखो, ये पूरा ताम झाम ए त्वरण से नीचे आ रहा है। अब यदि मैं इस बॉल को छोड़ता हूं तो बॉल को छोड़ते बॉल कहां गिरेगी? फ्रीली फॉल डाउन। किसमें होगी? G में। वो किससे आ रही है? G से। व्यक्ति किससे आ रहा है? सिस्टम पूरा। एक बात है, सिस्टम बॉल पूरी किससे आ रही है? A से। लेकिन अब बॉल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये A से आ रही है, ये G से आ रही है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? G माइनस ए। इज क्लियर? और यहां जो बंदा खड़ा है उसको क्या लगता है कि एक गेंद फ्रीली गिर रही है, सीधी सी बात, उसका जी बोला है ना? बिल्कुल। तो एक आंसर G माइनस ए हो गया और एक आंसर आपका G हो गया। इसमें शूडो फोर्स उन पे जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। ओके डियर, आगे चलो। किशोर सर, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी इच्छा है कि लिफ्ट की पूरी बात करते हैं। ये कहता है लिफ्ट, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा? पेज खाली करें भैया। देखो दोस्तों पेज खाली करो, ये कोई लिफ्ट है। किशोर सर बात शुरू करूं? yes. ये लिफ्ट सपोज करो ऊपर की ओर जा रही है और इसका v सपोज करो कांस्टेंट है, तो a इक्वल टू 0 है, तो यहाँ g डैश जो है वो किसके बराबर है? g के बराबर है। और यहाँ वास्तविक भार आभासी भार एक जैसा है, ये चाहे ऊपर जा रही हूं चाहे नीचे आ रही। बात पूरी करें एक साथ। लिफ्ट रुकी हुई है तो बात ही नहीं है, लिफ्ट कांस्टेंट वेग से ऊपर जाए चाहे कांस्टेंट वेग से नीचे आए, ए का मान क्या होगा? 0। क्योंकि जी डैश जो है ना वो क्या होता है? G प्लस माइनस ए होता है। पर जब ए 0 हो गया तो तेरे सामने सामने जी डैश क्या बन गया? G। तो जी डैश तो G बन गया, तो F डैश को अपन क्या कहेंगे? mg डैश। तो ना तो भार में कमी होती है ना भार वृद्धि होती है। पहला केस है कब? जब v कांस्टेंट है। ओके डियर, एक को मिटा देता हूं मैं। अब अपन एक काम करते हैं, ये लिफ्ट ऊपर ही जा रही है ऊपर, लेकिन a जो है वो 0 नहीं है और 0 नहीं भी है और G से कम है। ये भी ध्यान रखना, a 0 भी नहीं है और G से कम है, लेकिन दोस्तों ऊपर जा रही है ना,
तो ऊपर जा रही है तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्लस ए, तो आपका जो एफ डैश है वो बढ़ जाएगा। अब यदि दोस्तों ये ऊपर जा रही है और ए है वो जी के बराबर हो गया, ध्यान देना क्लास, ए जी के बराबर हो गया तो भाई जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए, ये दोस्तों आपके सामने सामने जी डैश इक्वल टू 2g, मैं ये कह सकता हूं इस सिस्टम में बॉडी का वेट एक्चुअल भार का डबल हो गया। बोलो हाँ या ना? यस। ए जीरो नहीं है, जी छोटा है, जी के बराबर हो गया, और दोस्तों जी से बड़ा फिर वो थोड़ी ऐ वाली सी बात लगती है, यहां तक बात होगी। इसको उल्टा पूछ देता है, अब किस तरह से गति करेगी दूर हो जाए, दूर, हाँ बस हो गया। अब आगे चलो। अब दोस्तों लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, वो v कांस्टेंट है तो दिक्कत ही नहीं है, नीचे आ रही है और ए दोस्तों जी से कम है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ए जी से कम नीचे आ रही है ना, देख ध्यान देना, तो एम जी किधर है, नीचे की ओर, ये नीचे आ रही है तो इस पर सूडो फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो दोस्तों यहां जो रिजल्टेंट जी डैश है वो जी माइनस ए आएगा, तो तेरे सामने सामने जो एफ डैश है वो एफ से कम हो जाएगा। और यह बहुत सुंदर चीज दोस्तों, यदि ऐसी कंडीशन में ए जी के बराबर हो जाए तो तेरे सामने भाई जी डैश का मान 0 हो जाएगा, ये वेटलेस कंडीशन हो जाएगी, बता हाँ या ना, ये चीज काम की। और इसी को मैं देख किशोर पुत्र, मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, इसमें कोई एक त्वरण है, इसमें भी कोई एक त्वरण है, दोस्तों लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो पेन चेंज करूं, तेरे लिए कलर चेंज करूं, तो कलर चेंज करके मैं कहूं इसका एम जी किधर है, नीचे की ओर, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम ए भी किधर है, नीचे की ओर, दोस्तों इसमें एम जी किधर है, नीचे की ओर, लिफ्ट नीचे आ रही है, एम ए किधर होगा, ऊपर की ओर। ओके ओके, बोलो बोलो। तो दोस्तों परिणामी जो एम जी डैश है, नॉट एम जी डैश सॉरी, परिणामी जो एफ है वो क्या होगा, mg प्लस ma, mg प्लस ma। दोस्तों अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ जो रिजल्टेंट g डैश है वो g प्लस a हो जाता है, और यहाँ पर खुद देखो यारो, परिणामी f डैश है, mg किधर है, नीचे की ओर, ma किधर है, ऊपर की ओर, ओवरऑल बॉडी किधर आ रही है, नीचे की ओर, तो बड़ा कौन हुआ, mg, तो mg माइनस ma, तो आप इसको ये भी कह सकते हो g डैश इक्वल टू g माइनस a। मेरी क्लास का श्रेष्ठतम कह रहा हूं, ये नॉन इनिशियल फ्रेम है, एजेंटिव फ्रेम है, लिफ्ट का एग्जांपल है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो दोस्तों आपका शूडो फोर्स नीचे लगेगा, लिफ्ट नीचे आएगी शूडो फोर्स ऊपर लगेगा। मोटी बात क्या है, ऊपर जाते समय भार में वृद्धि होती है, नीचे जाते समय कमी होती है। हाँ, गति क्या होनी चाहिए, त्वरित, गति क्या होनी चाहिए, एक्सीलरेट। और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो भाई ना भार में ऊपर जाते समय परिवर्तन होगा ना नीचे आते से परिवर्तन होगा। शायद इस क्लास का एक श्रेष्ठ एग्जांपल आपको दे दिया, बोला है ना। इसकी एक ट्रिक बता दो बॉस, बताओ ट्रिक बता दो। जैसे अपन ये जी डैश कर रहे हैं, यहाँ पुत्र जी डैश इक्वल टू अपन लिखते हैं जी, आपने लिखा पहले प्लस माइनस ए, यस, अब ये प्लस दो चीजें हैं, अप यस आपका डाउन, ठीक है, या नीचे हिंदी हाँ डाउन, डाउन, अप का लास्ट वर्ड क्या है, पी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, डाउन का लास्ट क्या है, नेगेटिव। ले लो, ये हमारे किशोर की ट्रिक्स बनी हुई है, भले पड़ी। ओके, थैंक यू। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे आओ, तो इसका प्रश्न कर लो। तो अब देखो, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से कम होगा, लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर संभव ही नहीं है, लिफ्ट नियत त्वरण नीचे की गति करती सही है, लिफ्ट एक समान वेग मतलब ही नहीं है, एक समान वेग मतलब ही नहीं है, बोलो हो गया ना। ऐसे पहले थोड़े पढ़ के डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है मानते हम लोग, लेकिन शायद बात का मजा आपको आ जाएगा। शूडो फोर्स को लेके लोग बहुत कंफ्यूज हैं, शूडो फोर्स की बात है पूरी हो चुकी है आपकी इसमें। थैंक यू, आगे चले। शूडो मतलब झूठा, शूडो मतलब एग्जाम्पल शूडो का, जैसे आप बस में बैठे हो और अचानक बस के ब्रेक लगते हैं तो आप आगे सीट पे टकराते हो, धक्का किसने दिया आपको, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है तो हमारा सर अगली सीट पे टकराता है, तो लगता धक्का दिया, धक्का नहीं दिया, वो शूडो बल था। क्यों, क्योंकि आपने जड़त्व का वहां विरोध किया, सीधी सी बात है। आ जाओ, एक डोरी से बंधे गोले को ऊपर की दिशा में त्वरित किया गया, गोले के भार से 4 गुना सामर्थ्य में डोरी टूट जाती है, तब गोले के अधिकतम त्वरण क्या होगा, जिससे घुमाने पे डोरी नहीं टूटे। देखो दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है, आपको ये साफ कहता है कि 4 टाइम तक नहीं टूटे, तो एक जी खुद होता है, 3 जी और जोड़ दे यार, क्या दिक्कत है। अभी तो बात हुई यार, अभी तो बात हुई मेरे भाई, अभी तो बात हुई जी डैश, अभी तो बात हुई पुत्र, जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए, इसको 4 टाइम करना है तो 4g कब होगा यार, जब तू जी में क्या जोड़ दे, 3g, सिंपल हो गया। बोल बोल, बिल्कुल सही।
बेसिक सिंपल बातें करिए भाई, 4 टाइम नहीं टूटता है तो एक जी तो होना ही है। अब सूडो फोर्स ऐसा पैदा कर दे कि 3G उसमें और जोड़ दे, तो G और 3G क्या हो गया, और 4G हो गया। आगे चलो भैया, फिर आ गया एक व्यक्ति का लिफ्ट में बाहर, देखो ये रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A इज 3:2 तो द वैल्यू ऑफ इट, देखो इसमें मैं पेन नहीं चलाऊंगा, ये रखा पेन यार, बिना पेन करते हैं इसको। क्या कहता है, एक व्यक्ति का लिफ्ट में बाहर, जब लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट स्थिर है, जब वो एक समान त्वरण A से नीचे आती है तो 3:2 है, तो A का मान क्या है, ये सुन ले भाई। अगला स्पष्ट कहता तेरे सामने कि लिफ्ट में बाहर जब लिफ्ट स्थिर है, तो लिफ्ट स्थिर है तब तो इसको मैं कहूंगा F1 कह दो उसको, तो वो तो तेरे सामने होगा mg। क्लियर। अब वो लिफ्ट एक समान त्वरण A से नीचे आ रही है, देख नीचे इसको F2 कह दे, और उसका जो F2 है वो कॉमन सेंस की बात है, तेरा G माइनस A होगा, ये बात हो चुकी। नीचे की ओर आ रहे तो G में प्लस A हो ही नहीं सकता। और दोस्तों इन दोनों का भाग दें, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये रेशियो आता 3:2, m से m कैंसिल आउट कर दे तो ये तेरे सामने सामने, तो A का मान क्या है, तो A का मान निकाल दूं, ये देख 2G इक्वल टू 3G माइनस 3A, 3A को पुत्र इधर लिया और ये तेरे सामने इधर लिया, तो तेरे सामने सामने A का मान इसका आ गया G/3, A का मान तेरे सामने आ गया डियर G/3। तो दोस्तों एक सुंदर सुंदर सी प्रॉब्लम आपके सामने फिर बन गई। अब बताओ दिक्कत है क्या, बिल्कुल सूडो कोई दिक्कत कंप्लीट हो गया। सूडो फोर्स मेरे हिसाब से मैं बेस्ट क्वेश्चन के ठीक है हमारे पुत्र ने, इसके साथ आपका सूडो फोर्स पूरा आपको समझा दिया गया। देख दोस्त, एक समान त्वरण से नीचे आ रही है, अब कुछ तो याद करना है, नीचे आ रही है तो G डैश G माइनस यही होगा। दुनिया की रीत है, नीचे आदमी कब गिरता है, जब घटता है, ऊपर कब बढ़ता है, जब बढ़ता है। सीधी सी बात पड़ी है यार। ओके, थैंक यू। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अपने आप में अब तो जो पढ़ा है ना उसका सारे का सार है। एक तो इसमें करेक्शन है भाई, ऊपर से नीचे नहीं भैया, लिफ्ट या तो देखो लिफ्ट खड़ी है, देखो 3 क्वेश्चन है, ये लिफ्ट है, पहले लिफ्ट खड़ी है, लिफ्ट खड़ी है इसका मतलब v इक्वल टू 0। दूसरे क्वेश्चन के अंदर पहले लिफ्ट को ऊपर ले गए, फिर लिफ्ट को ये नीचे लिया है। तीनों कंडीशन में क्या, एक आदमी है उसके पास एक पानी की बाल्टी से पानी गिर रहा है, यहां पानी गिर रहा है, इसको इसने कहा RO, ऊपर जा रही है तो पानी गिरने का नाम हो गया RU, नीचे आ रही है तो पानी गिरने का नाम हो गया RD। थोड़ा फिजिक्स पे नहीं, एक और बात करो, एक लिफ्ट है खड़ी है, आधा तो पानी है, बाल्टी है, पानी गिर रहा है। अब लिफ्ट अचानक ऊपर जाना स्टार्ट हो तो याद करो लिफ्ट ऊपर जा रही है, सूडो फोर्स किधर आएगा, नीचे की ओर, तो mg भी खींच रहा है पानी को और सूडो फोर्स भी खींच रहा है, तो G+A पानी ज्यादा निकलेगा। और लिफ्ट दोस्तों गिर रही है तो सूडो फोर्स किधर है, ऊपर की ओर, mg किधर है, नीचे की ओर, तो mg खींच रहा पानी को, बट सूडो फोर्स थोड़ा सा उसको वापस अपथ्रस्ट कर रहा है एक तरह से। बस तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन है, अपथ्रस्ट। तो सबसे ऊपर कौन है, ऊपर की ओर RU, लिख दो, यहां लिखते हैं। सबसे बड़ा कौन है RU, फिर बीच वाला कौन है RO, और सबसे कम कौन RD। पुत्र देखना कौन सा है, RU RO RD, इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो दोस्तों 7 नंबर का एक सुंदर सा आंसर आपका सेकंड हो गया। भाई सूडो फोर्स कुछ नहीं है, NLM जो है वो फिजिक्स है ही नहीं। NLM को यदि महसूस करते हो तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं दिया आपके। और फिर सुन लो दोस्तों, कोई सिस्टम ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, अच्छी बात है, हमेशा बढ़ा होता है, नीचे गिरता है घटा होता है, सीधा फंडा है। और फिर झूले वाली बात है, झूला यहां होता है, मजा आता है, यहां है स्पीड बढ़ती जाएगी, यहां G+A हो रहा है, यहां G-A हो रहा है। तो आप देखो झूला ऐसे घूमता ना आकाश वाला, तो इधर डर लगता है, क्योंकि यहां आदमी लगता है मेरे भार में कमी हो रही है। फिर सुन लो, मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके डियर, ये आपका पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, आगे चले भैया, फिर आ जाओ। ये दोस्तों आपका लांबी थ्योरम की बात करना चाहेंगे। एक बार पेज खाली कर दें दोस्तों, लांबी थ्योरम की बात करना चाहेंगे। लांबी थ्योरम इस तरह से होती है, माना कि इधर कोई T1 फोर्स है, इधर माना कि कोई T2 फोर्स है, इधर माना कि कोई T3 फोर्स है। इस एंगल को आप α3 कह दो, T1 के सामने को आप α1 कह दो, T2 के सामने आप α2 कह दो। दोस्तों ये किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स, एक ही बात है, T10 फोर्स हो गया, तीनों फोर्स लग रहे हैं। इट कॉल्ड, एक बात था लांबी शर्त है, लांबी थ्योरम तभी लगती है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन सुनो भाई, साम्य अवस्था का मतलब भी क्या होता है,
एफ नेट इक्वल टू 0। जब किसी बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, परिणामी फोर्स 0 हो जाता है, इट कॉल्ड साम्य अवस्था, इट कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और लांबी थ्योरम इसका बड़ा अच्छा यूज है। तो सीधी बात देखो दोस्तों, T1 के सामने कोण अल्फा 1 है, तो T1 साइन अल्फा 1 है दोस्तों। T2 इक्वल टू साइन अल्फा 2, बोलो बोलो किशोर सर। T3 इक्वल टू साइन अल्फा 3। ये याद हो तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई, और नहीं याद हो तो भैया फिर तो सब हार्ड होते हैं। ये लांबी थ्योरम कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पे एफ नेट 0 है, ऐसे 3 फोर्स। अरे एक बात और सुनना, कई बार दोस्तों ऐसा एक बनाता त्रिभुज, ये फोर्स माना F1 है, ये फोर्स माना F2 है, और ये फोर्स माना F3 सुन ले रहे, ये साइकिल पूरा, ये F2, ये साइकिल पूरा हो गया, तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ एफ नेट का मान क्या है? 0 है। ध्यान सुनना भैया, इसका मतलब तीनों का मान क्या है? F1, F2, F3। ट्रायंगल के तीनों ऐसे साइकिल पूरा कर देता है, उसका मतलब F क्या हो जाता है? 0। वहां भी लांबी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अपन। ओके बेटा, लांबी थ्योरम के लिए 3 बल होने चाहिए, तीनों बैलेंस होने चाहिए और समतुल्य होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और इक्विलिब्रियम होने चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आ जाए क्वेश्चन निकालो वापस हो भैया, तो आप अब देख लो हो गया। तो आप ऐसा करो, इस बी पॉइंट पे आ जाओ लो। तो डियर आप ऐसा करो, बना लो, ये तेरा बी पॉइंट है, तो बी से ए, ये तेरा बी से ए इधर दे दे, इधर दे दे। तेरे सामने ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120। तो अपना भी क्या हो गया? 120, 120, 120, 120 हो गया। अब अगला साहब कहता है जाल का चित्र, ए बी को 10 न्यूटन दिया। ये ए बी क्या है? 10 न्यूटन है। सुन यार, जब तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों फोर्स भी क्या आएंगे भैया? बराबर आएंगे। बहुत सिंपल है यार। तू कह हमें क्या पता कैसे है, कर ले यार। एक काम कर, इसको F1 कह दे, इसको F2 कह दे। चला जा, F1 अपॉन क्या है? साइन 120। F2 इक्वल टू क्या है? साइन 120। और ये तेरा कोण 10 है ना, 10 इक्वल टू अपॉन क्या है? साइन 120। साइन 120, साइन 120 काट दे यार, ये कट गया, तो F1 बराबर F2 बराबर 10, आंसर आ गया। अरे फिजिक्स मुश्किल नहीं है यार, इसको मुश्किल लोग कर देते हैं। एक तो कुछ लोग तो इतना कॉम्प्लिकेट पढ़ा देते हैं कि बच्चों लगता है कि यार बहुत मुश्किल है। दूसरा, कागज पेन लेते ही नहीं, यूज करते। जब तक पेन कागज पे नहीं चलाओगे भैया, जैसे क्वेश्चन का मैं डायग्राम बनाया, मेरा डायग्राम बनाते 120 120 आगे 120 120 तभी हो सकते हैं। ये तीनों साइन अल्फा बीटा गामा या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बराबर तभी हो सकते हैं, ऊपर की वैल्यू बराबर हो। कॉमन सेंस की बात है। ओके डियर, आगे चलें। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया है F इक्वल टू dp बाई dt। ध्यान देना भाई, और एक बहुत प्यारा पॉइंट है भाई, और dp इक्वल टू होता है F डॉट dt। एक बात ध्यान सुनना दोस्तों, dp को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन, और इसी को इंपल्स कहते हैं भाई, इसी को इंपल्स कहते हैं, या अपने हिंदी में आवेग कहते हैं। ध्यान देना क्लास, p तो संवेग है और p में चेंज को आवेग कहते हैं। P is momentum, change in P equal to impulse। यानी F मल्टीप्लाई dt जो है वो क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। F इक्वल टू dp बाई dt। और हकीकत में दोस्तों यही न्यूटन का सेकंड है। पेज खाली करना एक मिनट। सबसे बड़ी चीज है यही न्यूटन का सेकंड नियम है। तो डियर मैं इसको आपको डिफाइन करके बताऊं। हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, पूरी बात करेंगे। A पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, F पर वेक्टर लगाना पड़ेगा। बहुत गहराई बात करो तब तो आगे चल। F इक्वल टू m, ए क्या है? dv बाई dt है। F इक्वल टू m dv बाई dt। तो दोस्तों आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो। अब अपन इसको बात को आगे ले चले, तो ये क्या हो गया तेरा dp। भूल गया क्या? p इक्वल टू क्या होता है? m भी। तो एक क्वेश्चन में m तो चेंज होता नहीं है। तो दोस्तों एक बात अच्छी तरह याद कर लो भाई, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कोई चेंज करोगे तो राइट साइड में चेंज आएगा। मास आपने बॉडी चेंज नहीं किया, सुने ना रे, बट रॉकेट के क्वेश्चन में एम भी चेंज होता है भैया। हेलो, यही क्वेश्चन रॉकेट पे आता है। रॉकेट ऊपर जाती है, उसका ईंधन खर्च होता है, रॉकेट का समय के साथ साथ मास भी कम होता है। रॉकेट की बात हम करेंगे देखिए समय संरक्षण में, अभी आज नहीं कर रहा हूं, अभी सिंपली बात कर रहा हूं। F इक्वल टू ma dv बाई dt। ये मेरे सामने क्या आ गया दोस्तों?
dp बाई dt, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और थोड़ा सा और बात को ढंग से आपके साथ लेना चाहें तो आप दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, आप m का भी चेंज कर सकते हैं, आप a का भी चेंज कर सकते हैं। ये किस में आएगा? रॉकेट में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू m dv बाई dt प्लस दोस्तों आप इस a को बाहर ले लें, v को बाहर ले लें और dm बाई dt भी कह सकते हैं। ध्यान चाहो क्लास का, m मल्टीप्लाई dv बाई dt या v मल्टीप्लाई dm बाई dt, ये भी, लेकिन ये कब है? सुनो, यदि m कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, यदि क्वेश्चन में m कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। लेकिन रॉकेट के क्वेश्चन में आप जानते हो समय के साथ रॉकेट का मास चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ईंधन खर्च होता है ना, तो ईंधन खत्म हो रहा है रॉकेट से। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, और हकीकत देखा जाए तो न्यूटन का सेकंड नियम सबसे कीमती है। सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें तो बहुत से बल का जो सही सूत्र है ना, हाँ, जैसे अपन बल को डिफाइन करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू अपन लिखते हैं उसको d में p को m भी लेना पहले से, बिल्कुल लिखो बाई dt। ऐसे नहीं, सही फॉर्मूला यही है, बल का सही फॉर्मूला है, रियल यही है। तो इसी बात को मैंने जो लिखा मैंने, आप m को बाहर ले लो तो तेरा dv बाई dt हो जाएगा, और तेरा v को बाहर ले लेगा तो ये तेरा dm बाई dt हो जाएगा। बिल्कुल बेस्ट, सही कहा आपने। अब जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन आपको, सही है कि बल का सही सूत्र क्या है, लिखा m इंटू a लिख दिया ना, मैं कहता हूँ m इंटू डी बाई dt कर दिया ना, अगर ऑप्शन अकेला ये वहां खड़ा है ना, तो ये सही होगा, आपको ये करना पड़ेगा। ये बहुत प्यारी बात कर रहा है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट ये फॉर्मूला दिया हो तो आंसर है दोस्तों आपका। ये तो स्पेशल केस हो गया, ये केस है, रियल एफ का फॉर्मूला ये है। और मास कांस्टेंट है, देखो ये जीरो हो जाएगा m dy dt, लेकिन मास भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, जो 90% हमारे काम किसमें आता है? रॉकेट के एग्जांपल में आता है। ओके डियर, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटू क्वेश्चन निकालो। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील 150 ग्राम की गेंद को पकड़ता है। गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड है, तो गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पे लगाएगा फोर्स, आ जा भाई, F बराबर तेरे सामने dp बाई dt। ओके, अब तेरा m तो अच्छा, p को ऐसा लिख, तेरी बात सुन, मैं यहां पूरी करता हूं, dm dv बाई dt, m को बाहर निकाल, दिस इज dv बाई dt। अब देख m क्या है? 150 ग्राम, यानी 0.150 कर दूं। अब देख अगला साथ कहता है क्रिकेट की गेंद है 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, और ये तेरा dv बाई dt है, तो 20 मीटर पर सेकंड से चलती गेंद को मैंने पकड़ दिया तो वेग जीरो हो गया ना, तो 20 से कितना वेग हुआ? जीरो, तो dv का मान कितना आया? 20, और ये कितने समय में हुआ? 0.1 सेकंड में। ये 0.1 सेकंड ले ले, तो इस पॉइंट को यहां से काट के 200 कर दे, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरे सामने 300 आएगा, बिंदु काट दे, तो आप आंसर निकाल दो कितना आंसर है इसका भैया। आप इसको ऐसे हटा के आप इसको 10 की घात -3 करके लिख दो, तो 1 2 3 बिंदु कैंसिल आउट हो गए, 15 दूनी 30। दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया भाई? आपका 30 आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। ध्यान चाहो इस क्लास का, मैं अगला पॉइंट फिर आएगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे F इक्वल dp बाई dt आएगा। अब आपको सर dv का मान 20 कैसे लिखा? दोस्तों आपने चलती गेंद को पकड़ दिया, गेंद को आपने रेस्ट में लिया है, गेंद को आप विराम में लेके आ गए। बोलो हाँ या ना? इस तरह से आपका आंसर कितने समय में? 0.1 सेकंड। और इसलिए आप देखो ना, अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, वो गेंद को ऐसे पकड़ के हाथ को ऐसे करते हैं ताकि आपके हाथ के चोट नहीं लगे। आप छत से कूदना नहीं है, छत से कूदा, फर्श पे कूदो, एक मिट्टी में कूदो, चोट किस पे लगेगी? फर्श पे, क्योंकि फर्श पे कूदते ही वो सारा फोर्स आपके शरीर के अंदर जाएगा, शरीर को नुकसान देगा। मिट्टी में कूदे तो ऐसे फिसलते हुए जाएगा, तो जो फोर्स हुआ जो नुकसान दे सकता था वो फिसलने में थोड़ा सा डिवाइड हो गया सीधे से। जैसे अपन कहते हैं ना, पिस्तौल से गोली छोड़ी, पिस्तौल की गोली कांच को एक छेद करके बाहर निकल जाती है। आप पत्थर फेंक के मारो कांच के, पूरा कांच टूट जाता है, तो गोली इतनी तेज निकलती है कि वो कांच के अन्य पार्टिकल को प्रभावित नहीं करती है। पत्थर की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो पूरे कांच के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है और पूरे कांच को तोड़ देता है। शायद यही क्वेश्चन आपके सामने ये है। ओके डियर, आगे चले। इसमें क्या है कि गेम को रोकना है अपने को, बस समय का परिवर्तन तो हर केस में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना समय ज्यादा होगा फोर्स उतना ही आगे आ जाओ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। n छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, किसी सतह से 50 u वेग टकराती हैं, सतह पे लगने वाले, दोस्तों ये मेरा प्रिय प्रश्न है। देखो डियर, 50 टक्कर इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब वेलोसिटी में इसका अर्थ ये है कि ये u वेग से आई
यू से और यू से वापस गई, ये माइनस यू हो गया। ये मेरी इस क्लास का श्रेष्ठतम है। यू वेग से आई, यू से वापस गई, तो आजा भैया परिवर्तन देख। परिवर्तन हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है माइनस एम यू, इनिशियल है माइनस एम यू। तो दोस्तों डेल्टा पी का मान हो गया -2mu। माइनस का मतलब मोमेंटम में कमी हुई, किसके? गेंद के। तो गेंद के मोमेंटम में तो कमी हुई, तो वो संवेग कहां गया? दीवार पे। तो दीवार पे कितना संवेग आ गया? किसमें? एक गेंद से। कुल कितनी गेंद है? n। इसको आप n से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो है ना? सिंपल क्वेश्चन है। यू से आई, अच्छा माइनस यू से क्यों गई? अगला साहब कहता है कोलिजन क्या है? टोटली इलास्टिक है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी के अंदर। तो एम यू माइनस 2mu। माइनस का मतलब तो कमी हुई, वो गेंद के मोमेंटम में कमी हुई, तो वो मोमेंटम कहां ट्रांसफर हो गया? दीवार में ट्रांसफर हो गया। ओके आगे चले, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। एक गतिमान कार की छत से एक गोले की डोरी की तरह लटकाया गया। ये कार क्षैतिज त्वरण, साफ कहता है कार मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल। दोस्तों कहता है कार क्षैतिज त्वरण ए से गतिमान है, तो डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी? तो थोड़ा सा लो मैं एक कार बना देता हूं। ये मान लो कार है, ये इसमें एक पेंडुलम है। कार दोस्तों आगे जा रही है ऐसे अल्फा, तो पेंडुलम कॉमन सेंस की बात है इधर उठ जाएगा ऐसे। कितना उठेगा? थीटा। थीटा बस। तो मैं कलर चेंज करते रहिए, कलर चेंज करके दोस्तों तो स्पष्ट है, ये तो कोण है ए, ये कोण है जी। तो भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए बाई जी। tan थीटा ए बाई जी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। ये मेरे दृष्टि में एक सबसे सुंदर क्वेश्चन है। देख गड़बड़ मत कर। गाड़ी किधर जा रही है? इस तरफ। शूडो किधर लगेगा? इस तरफ। सिंपल सी गाड़ी होगी, गाड़ी तभी तो होगी ना। तो वैसे भी आप शूडो की बात मत बोलो यार, सिंपल बात है। आप लोलक है, गाड़ी चले तो वो पीछे खिसकेगा, ठीक है ना? बस। तो ये कितना है? ए, ये कितना है? जी। शूडो शब्द यहां पर अपन भूल जाए, नहीं बोले मान लो। ओके डियर, तो आपके सामने tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ओके डियर, आगे चले। हाँ तो क्वेश्चन 12वां, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे स्प्रिंग है, देखो स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो इसके बैलेंस करने पे 5 न्यूटन हो गया। रीडिंग क्या रहेगी इसकी? 5 न्यूटन। ये बड़ा अच्छी पॉइंट लगा चीज का। स्प्रिंग में जब भी इस प्रकार के दो फोर्स लगे होते हैं, अक्सर पब्लिक जीरो कर देती है। वो जीरो नहीं होता। जीरो तो कब होता है? किसी बॉडी पे लगे हुए हो। कब है? जब किसी बॉडी पे लगे तो जीरो होते हैं। स्प्रिंग में स्प्रिंग अपने आप में अपोज करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? और ये अच्छा लॉजिक है, ये लॉजिक भी आपको कुछ दोस्तों अपने क्रिएट करने होंगे। ओके डियर, क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। 13 तो क्या कहता है? एक व्यक्ति स्प्रिंग से प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, स्प्रिंग का पार्ट है 60 केजी बाहर, है ना? यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर कूदता है, देखो एक मिनट ध्यान सुनो, अब थोड़ा मेरे को देखना। मैं खड़ा हूं एक मशीन पे, अब यदि मैं खड़ा हूं तो बैलेंस है, मैं 60, पता है 60 क्या है? 60 मास है, इसको जी से गुणा 600 हो जाएगा भार। तो ये दोस्तों मैं जैसे कूदूंगा तो देखो मेरे ऐसे पांव ऊपर होंगे, तो मैं उस मशीन पे फोर्स लगाऊंगा, तो मेरा भार एक बार बढ़ा हुआ होगा। और जैसे वो कूद के मशीन से अलग हो गया तो मशीन का भार वापस कम हो गया। तो पहले बढ़ेगा और फिर शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब तो मशीन से अलग हो गया ना। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है किशोर, मुझे आज भी याद है दोस्तों। एक मशीन है, ऊपर कोई एक बंधा हुआ है, पोल बंधा हुआ है। मैं ऐसे पोल को पकड़ता हूं और दोस्तों पोल को पकड़ के मैं ऊपर की ओर खींचता हूं ना, तो पहले मैं इस मशीन को दबाऊंगा तो पहले भार बढ़ेगा, लेकिन जैसे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं मशीन से अलग हो गया, मेरा भार क्या हो जाएगा? शून्य। तो ये सेम क्वेश्चन है आपको इस तरह के। ओके डियर, आगे चलो क्वेश्चन 14 में आ जाओ। एक वस्तु का संवेग नियत है लड़के P इक्वल टू mv। वस्तु का m तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तू जानता है, और m हमेशा क्या होता है? नियत होता है। v नियत है तो p नियत है, p नियत है तो दोस्तों dp इक्वल टू क्या है? जीरो। dp जीरो है तो तू जानता है f इक्वल टू क्या है? जीरो। तो आजा भैया, अगला कहता है कि वस्तु का संवेग मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। अब तू जानता फोर्स कांस्टेंट है तो f इक्वल टू क्या है? ma। एक क्वेश्चन में कभी m नहीं चेंज होता, तो f कांस्टेंट तब होगा जब a कांस्टेंट है, तो त्वरण कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या डियर? आप कह रहे हो कि P क्या है? कांस्टेंट है, तो M भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट है। बोलो है ना? ओके डियर, नेक्स्ट पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर, संवेग का सबसे निकट आवेग। अरे हेडिंग क्या होता है, आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सबसे प्यारा होता है। फिर सुन ले ए लड़के, F इक्वल टू dp बाई dt, dp इक्वल टू F मल्टीप्लाई dt। देखो P को तो मोमेंटम कहते हैं, बट dp को क्या बोलते हैं, आवेग। संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं, या संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, और F मल्टीप्लाई dt को dp कहते हैं, और dp को इंपल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। ओके, थैंक यू। आगे चलो, ये बड़ा मस्त, ये किसी वेक्टर का है, देखा जाए तो वेक्टर माना चाहिए था, बट यहां आ गया। वो कहता दो फोर्स है जिनका परिणामी एक बल परिमाण से दूसरे में दुगना है, अल्प परिणाम वाले के लंबवत। देखो सुनो, एक फोर्स F है, देखो सुनो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। ये आपका मान लो कि इससे डबल है, दिस इज 2F, और ये रिजल्टेंट जो है ये दोस्तों इसके लंबवत है। साफ कहता देखो, अल्प वाले के लंबवत है तो ये F इसके लंबवत है। ये दोस्तों आपका कितना हो गया, 90। तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या है, बस सीधी सीधी सी बात है भैया। अब आप प्रश्न को एक बार ढंग से देखो दोस्तों, एक फोर्स क्या है, F, दूसरा साफ कहता क्या है, 2F, और अंडरस्टूड क्या है कि रिजल्टेंट है वो 1 से 90 पे है, तो 2F इधर ही आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमें दो के बीच से, नोट बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं भाई, बीच का मतलब है बिटवीन है, उनके बीच कहीं होगा, बस क्लियर। तो अब ये कहता है दोनों बलों के बीच का परिमाण निकालो। तो परिमाण निकालो, तो चलो भाई परिमाण कैसे निकालेंगे इसे भैया, फिर अपन कैसे करेंगे, रोज करना एक मिनट क्वेश्चन को आप लोग। अब इसमें एक पीछे पे क्वेश्चन आया था कि y घटक परिणामी बल y की तरफ हो, हाँ, इसका मतलब x 0 होना चाहिए, ठीक है, वही बात है। अब नेट फोर्स अपने ऊपर चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये वाला घटक आपका 0 होना चाहिए। तो इसको अपन थीटा मान ले, ठीक है, थीटा मानते हैं 2f अपन घटक करते हैं 2f cos और 2f sin, ठीक है। अब ये 2f sin इसके इक्वल होगा, तो ये क्या बना आपका 2f sin थीटा, ये क्या है f। तो डियर सिंपल सी कहानी है, 2f sin थीटा इक्वल टू क्या है, f। ओके डियर, f से कैंसिल आउट कर दो, दिस इज sin थीटा इक्वल टू 1/2, कितना हुआ 30, तो ये 30, तो दोस्तों ये कितना हो गया 120, आंसर क्या हो गया 120। बात को समझाने से बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक फोर्स, मैं अब इसको मिटा के आपके लिए दोबारा से कर देता हूं, आप फिर देखें। एक फोर्स कोई F है, दूसरा इसका डबल है वो 2F है, और अगला साफ कहता है भैया इसका रिजल्टेंट जो है F डैश वो इस छोटे वाले के साथ 90 डिग्री पर है, और रिजल्टेंट साफ कहता है अल्प परिणाम वाले के लंबवत है। यहां दोस्तों रिजल्टेंट है, तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या, इसके रिजल्टेंट का मतलब है कि इस लाइन पे कोई फोर्स नहीं है, तो इस एंगल को थीटा कहें, तो दोस्तों ये क्या बना साइन, ये क्या बना कोस, से समझाया गया। तो ये एक ट्रिक है करने की। ओके डियर, थैंक यू। आ जाओ भैया, कितना सिंपल, देखो A से B गया, B से C गया, C से A आया, मुझे इतना ही पता है इसका जो वेक्टर है ना उसका समय 0 है। V वेग से गतिमान कण पे 3 बल एक साथ लग रहे हैं। अरे सुन यार, 3 बल लगे बट तीनों का टोटल क्या है 0, फोर्स 0, तो A 0, इसका मतलब V कांस्टेंट है दोस्तों, V अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही बात है, V से कम ना, V से अधिक ना, आंसर अपना भी क्या हो गया भैया फर्स्ट। लेकिन मुद्दे की बात यह है डियर, मुद्दे की बात यह है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि एक त्रिभुज में ऐसे घूम जाए, एक ट्रायंगल में घूम जाए, तो रिजल्ट क्या होगा 0। आगे चलो 18 में आ जाओ, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वेक्टर क्वेश्चन है, 5 मीटर के दो बल क्रम से x और y के अक्ष अकॉर्डिंग लग रहे हैं। देख ध्यान देख बच्चे, यहां भी क्या है 5n और यहां भी क्या है 5n, तो भैया सीधी सी बात है इसका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच होना है, जिसकी वैल्यू क्या होनी है 5√2, और एंगल कितना होता है भाई 45 डिग्री। सीधी सी बात है 5√2 और 45, सिंपल बात है। एक सदिश R1, एक सदिश R2, ये भी R, ये भी R, तो याद करो दोस्तों रिजल्टेंट R जो होता है, ये काम करते हैं यार 5 मिनट लगे इसको पढ़ाई लेते हैं पूरा। आजा भैया पेज खाली कर, देखो डियर ध्यान सुनो, आरएस क्या करना जब बच्चों मैं आपके लिए कर ही रहे हैं, तो फिर एक वेक्टर R1, एक वेक्टर R2, इनके बीच एंगल माना कि कोण थीटा है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इनके बिटवीन दोस्तों यहां कहीं ऐसे होता है, ये एंगल उसका हो जाएगा अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी R। फिर दोस्तों इसको ऐसे यहां से जोड़ देते हैं,
इसको यहां से ऐसे जोड़ देते हैं और इस डैश डैश लाइन को आगे करते हैं, इसको ऐसे मिलाएंगे। तो दोस्तों आप देखो ये कोण R2 थीटा है, ये कोण भी आपका क्या होगा भैया, थीटा होगा। ध्यान देना, ये R2 है तो ये भी R2 होगा। तो ये यहां से यहां तक की लाइन है, ये तेरी क्या बन जाएगी, R2 cos थीटा। बोल बोल किशोर भाई, ये 2 क्या बन जाएगा, R2 sin थीटा। ये तेरा दोस्त एक सारी कहानी हो गई। अब तो इसके कलर को चेंज करके तेरे लिए मैं कर दूं तो डीएस देखिए ऐसे होकर देखा जाए तो ये एक ऐसे पूरी कहानी हो गई, होगी ना पूरी कहानी, जिसका एंगल क्या है tan अल्फा। तो डियर tan अल्फा इक्वल टू क्या है, R2 sin थीटा अपॉन R1 प्लस R1 प्लस R2 cos थीटा। और दूसरा ये इसका क्या है, बेस, ये इसकी क्या है, हाइट, ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो आप जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कलर चेंज के लिए बोर्ड पे साफ दिखता है दोस्तों। R इक्वल टू क्या होगा, मेरे सामने है, दिस इज R2 साइन थीटा का होल स्क्वायर और दिस इज R1 प्लस R2 कोस थीटा, दिस इज R1 प्लस R2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करके सीधा कर दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा। एक सदिश R1 एक सदिश R2, यदि उनके बीच का कोण थीटा है तो रिजल्टेंट R होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा का रूट, और उसकी डायरेक्शन जो है वो होती है R2 साइन थीटा अपॉन R1 प्लस R2 कोस थीटा। ओके डियर, अब इसको मिटाता हूं मैं और अब यहां पर कुछ केस बनते हैं डियर। देख सबसे पहले माना कि नोट भाई थीटा इक्वल टू 0, एक सदिश R1 है, एक सदिश R2 है, माना R1 भी R है, R2 भी R है, तो दोस्तों इसका रिजल्टेंट बनेगा R डैश बराबर R1 प्लस R2, ये बन जाएगा 2R। यदि दोस्तों थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, R1 भी R है, R2 भी R है, तो R डैश की वैल्यू दोस्तों आएगी रूट 2R, रूट 2R। और क्लास की बड़ी प्यारी चीज, थीटा 120 डिग्री पे है, ये भी R है, ये भी R है, तो मेरे यारों R डैश का मान भी क्या आएगा R। और एक और सुंदर, थीटा का मान 180 डिग्री है, ये भी R है, ये भी R है, तो R डैश का मान आएगा, याद कर ले रहे, R 0 इक्वल टू 2R, R 90 इक्वल टू रूट 2R, R 120 इक्वल टू R, R 180 इक्वल टू 0। सल्टा वाली को ये आपके सामने व्यवस्था होगी। ओके डियर, आजा क्वेश्चन आ जा भैया, तो ये आपको आंसर आएगा सामने। ओके आगे चले। ये दोस्तों L लंबाई की एक रस्सी को नियत बल F द्वारा खींचा जाता है। बल लगाने वाले बिंदु से अक्ष दूरी पे रस्सी के तनाव का मान क्या है। ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भैया, ये क्वेश्चन फिर से आपके FBD पे आ गए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं यहां आपका साथ ढंग से चाहूंगा भाई, आ जाओ किशोर भाई। ये सपोज करो कि एक L लंबाई की रस्सी है जिसका मास माना कि m है, तो एक स्मॉल m शब्द कह दूं मैं, L लंबाई का मास कैपिटल M है, तो एकांक लंबाई का मास m बाई L हो गया, तो स्मॉल m एक शब्द काम आएगा यहां कैपिटल M बाई L। सुन लो पूरी कहानी है ये, यानी इस रस्सी की यूनिट लेंथ का मास क्या हो गया, स्मॉल m, वो क्या हो गया सर्वेश्वर, कैपिटल M बाई L हो गया। अब देख इस पे मैं एक फोर्स लगाऊं F, ठीक है, L लंबाई की रस्सी को नियत बल F से खींचा, तो बल लगाने वाले बिंदु से, कलर चेंज कर तेरे लिए, बल लगाने वाले बिंदु से इस अक्ष दूरी पर अब जो पीछे रस्सी बच गई, इसमें तनाव क्या है, बोर्ड खाली कर भैया। दोस्तों आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक रस्सी ये हो गई और एक रस्सी ये हो गई और ये F एक फोर्स हो गया, ये अक्ष लंबाई है रस्सी की और ये L माइनस अक्ष है। इसके मास को आप M2 कह दो, इसके मास को आप M1 कह दो। ध्यान जाओ क्लास का, मैं M1 की लंबाई कितनी है, अक्ष, एकांक मास का मास क्या है, M बाई L, तो M1 तो है अक्ष गुणा कैपिटल M बाई L, और दोस्तों अक्ष 2 का मान है L माइनस अक्ष कैपिटल M बाई L। दोस्तों हकीकत देखा जाए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अगला कहता अक्ष दूरी पर यहां पे कितना फोर्स है, यहां पे कितना फोर्स है, हमें इसकी बात नहीं करनी है, सीधी सी बात है। इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स निकालने का इसको आप F डैश कह दो, F डैश कह दो। व्हाट इज F डैश, F डैश इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई A। बोलो बोलो किशोर सर, M2 मल्टीप्लाई A। और दोस्तों व्हाट इज M2, M2 तेरे सामने है L माइनस अक्ष
कैपिटल M बाई L। ए क्या होता है? ए तू जानता है, M A। इस ए की सुंदरता है, एक प्रश्न में कभी दो त्वरण नहीं होते, एक क्वेश्चन में कभी दो एक्सप्रेशन नहीं होंगे। तो दोस्तों ए रिप्लेस बाई एफ बाई कैपिटल एम, मेरी क्लास का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं मैं। एफ डैश इक्वल टू एल माइनस अक्ष, ये तेरा कैपिटल एल एम, और यहां तेरा ए था, इसका मान क्या है? एफ बाई एम। एम से एम कैंसिल आउट, तो एफ डैश इक्वल टू लड़के, एफ डैश इक्वल टू एफ एल माइनस अक्ष अपॉन एल। आंसर निकालना भैया, तेरे सामने सामने आ गया, एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। दोस्तों ये आपका इसका सेकंड आंसर हो गया। ये इस क्लास का एक श्रेष्ठतम क्वेश्चन कह सकता हूं, एक सुंदरतम दोस्तों क्वेश्चन कह सकता हूं, और मेरे हिसाब से इसमें कोई नया काम नहीं किया मैंने। किशोर से संतुष्ट आप? थैंक यू। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन। दिखते क्या हो गया? लामिथुर। तो साफ कहता भाई चित्र में प्रदर्शित रस्सी में तनाव 30 न्यूटन है, बाहर W और रस्सी OA में तनाव क्या है? तो लोग इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये W आपका नीचे की ओर है, ये बिंदु आपका O है, इधर क्या लग रहा है आपका 30 न्यूटन लग रहा है, और ये एंगल आपके सामने 30 है, ये कुल क्या हो गया 120, ये एंगल आपका 120 हो गया। इसको आप, ये बिंदु आपका A है, ये कोण डियर अपने आप ही क्या बच गया पीछे 150 बच गया, हो गया ना। ये 120, ये 90, 150। आजा खाली कर ले भैया। अब लामिथुर पे आजा भैया, सीधी सीधी फंडा है। देख डियर 30 अपॉन क्या होगा साइन 150, बोल हाँ या ना? तो भूल गया क्या? 30 के सामने कौन है 150। ओके, W कौन है? इसके इक्वल टू कौन है साइन 120, W साइन 120, और ये मुझे नहीं पता क्या है, इसको OA लिख ले। दिस इज OA साइन 90। OA के सामने कौन है साइन 90, W पे कौन है 120, 30 पे कौन है 150, ये वैल्यू आ गई। अब देख लड़के 30 साइन 150 कितना होता है भैया 1/2। 1/2 का मतलब 2 ऊपर चला गया। ये तेरा साइन 120 क्या होता है भैया √3/2, ये आपका 2 ऊपर चला गया। ये तेरा OA साइन 90 क्या होता है भैया 1। बस अब सोल्व कर ले, ये OA इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया, ये ले OA 60 आ गया ना। यस, OA 60 आ गया। और W की बात करें तो W ले ले, ये W है, ये तेरा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे, ये क्या आ गया तेरा 2√3। क्वेश्चन निकाल भैया। तो अगला साफ कहता OA में तनाव कितना है, एक तो W पर W कितना है 30√3 और 60, 30√3 और 60, ये आंसर आ गया भैया, सेकंड आंसर आ गया। ओके, पेज खाली करता हूं, पेज खाली कर। मैं साइन 120 और साइन 150 की वैल्यू है ना, इसका एक तरीका बताता हूं, मेडिकल का ध्यान सुनना बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, ढंग से देखो। ये आपका साइन है ना, तुम सब जानते हो दोस्तों। यहां से मान लो कि एंगल है 30 डिग्री, यहां से मान लो कि एंगल है 60 डिग्री, यहां से एंगल है 90 डिग्री, वापस घुमाओ, ये 90 में 30 जोड़ दो कितना आया 120, 60 जोड़ दो कितना आया 150, ये कितना हो गया 180। अब देख 30 और 150 बराबर है, 60 और 120 बराबर है भैया। तो जो वैल्यू साइन 30 की है वो साइन 150 की है, जो साइन 60 की है वो साइन 120 की है। सिंपल तरीका है। अब इधर ले तो 180 के बाद किस में आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे, ये सारे क्या है प्लस में है। चल दूसरा देख ले, कोस की बात करें तो कोस में आ जा, कोस ऐसे चलता है तो तू खुद देख, ये किस पे है 0 पे, ये किस पे है 90 पे है। अब तू खुद देख 30 का तेरे को, ये यहां से चल, ये कितना है 30, ये कितना है 60, अब ये तेरा 60 है, ये तेरा कितना है 30, तो यहां एक लाइन खींच, ये 30 ये 60, तो जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू इसकी है, जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू इसकी है, और वो इसकी उल्टी। जैसे एग्जांपल देख, ये कितना जोड़ा तूने 60, डालना, ये किसकी बराबर है, ये डिस्टेंस किस में है 30 में है, तो कितना है 120, तो वैल्यू निकाल लो। तो कहने का मतलब है कि आप इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो, प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे तो आपको याद होती है दोस्तों, फिर भी ये कुछ वैल्यू आपको याद करनी होंगी। ओके डियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो किशोर अब अपन FBD पे आते हैं। एक शब्द आएगा दोस्तों FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जहां शूडो फोर्स का सबसे ज्यादा रोल है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ूं उसके पहले मैं क्वेश्चन करता हूं आपको, आजा भाई पेज खाली कर। ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों, ये पुली है, इस पे एक मास M1 इधर लटका हुआ है, एक ये मास M2 यहां लटका हुआ है, और अगला खुद कह रहा है
M2 ग्रेटर देन M1। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जब M2 बड़ा है तो ओवरऑल सिस्टम इधर मूव करेगा, ऊपर इसको ऐसे पुली को बांध दो ऐसे, है ना। यस। अब तू जानता है कि टेंशन हमेशा किधर होती है, पुली की ओर होती है। एक बात गांठ मान लो, जब तक मास नहीं आएगा तब तक रस्सी की टेंशन चेंज नहीं होती है। अब अपन जानते हैं ये यूनिवर्सल चीज होती है, M1G हमेशा किधर है, नीचे की ओर, mg किधर लगता है, नीचे की ओर। अब दोस्तों आप इसका बनाओ FPD, किसका, M1 का। अब यहां तक ये FPD है इसकी, M1G, T किधर है, ऊपर की ओर। सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर, M1A। तो आप कह सकते हो दोस्तों T इक्वल टू M1A प्लस M1G। इधर आ जाओ, ये आपके सामने M2 है, तेरे सामने T2 किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। सिस्टम किधर आ रहा है, नीचे की ओर। M2G किधर है, नीचे की ओर। सिस्टम नीचे की ओर आ रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, M2A। तो ये क्या हो गया, T प्लस M2A इक्वल टू M2G। दिस इज FBD। ये इसका FBD है, वो उसका FBD। FBD मतलब FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करूं तो एक बार मैं ऐसा करता हूं, क्या आपके समझ आ गया ना। तो मैं कलर चेंज कर लूं, थोड़ा सा रेड कलर में ले लो इसको मैं, या इस कलर में ले लो, समझ में थोड़ी दिक्कत नहीं है आपको। देखो डियर, ये इक्वेशन है T इक्वल टू M1A प्लस M1G। इसको मैं सीधा कर लूं, T इक्वल टू M2G माइनस M2A। T इक्वल टू M2G माइनस M2A। अब अपन इसको मिटा देते हैं, आप समझ रहे आप, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं कलर भी चेंज करूंगा, पेन तो ठीक तरह बोर्ड के ऊपर। अब आप देखो, लेफ्ट पार्ट इक्वल टू राइट पार्ट इक्वल टू M1A प्लस M1G इक्वल टू M2G माइनस M2A। अब A को एक तरफ लाए तो ये M1A इधर है, वो M2A इधर है, तो पूरी बात कर दो बच्चा तेरे लिए, M1A प्लस M2A इक्वल टू M2G माइनस M1G। अब मैं सीधा दोस्त एक को कॉमन ले लेता हूं और फॉर्मूला बन गया M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। दोस्त ये एक फॉर्मूला बन गया जो तेरे को याद रखना है। अब सुन ले क्या है, ये वेट ज्यादा है, ये वेट कम है, और आप इधर आएगा तो मैं इस सारे तामझाम को मिटा देता हूं और इसका जो ए का फॉर्मूला बनता है वो बड़ा माइनस छोटा अपॉन दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई G। ये मैंने आपको FBD भी समझा दिया और लास्ट में आपको इस फॉर्मूले को हमने याद कर दिया। क्लियर होगी बात। इसी प्रश्न में फिर आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि पुली पे तनाव कितना है, तो T तनाव तो ये है और T तनाव ये है, तो पुली पे दोस्तों कुल तनाव हो जाएगा आपका 2T। ये ध्यान चीज का, ये आपके सामने आ गया। FBD क्या होगा, 2T, तो आप इसको 2T कर दें दोस्तों। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले इसके शॉर्ट स्वीट में बन जाते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन खोलो भगवान बेटा। 3 kg में 4 kg के दो पिंड हैं, तो मैं बिना दे कुछ किए सीधा कर दूं 4 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई G A इक्वल टू G बाई 7। G बाई 7 का मतलब 9.8 अपॉन 7 भाग एक बार गया 2 बचे 8, 7 चौक 28, 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोस्तों मेरी निगाहों में इसका सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। ओके, थैंक यू। हाँ तो किशोर सर 22 नंबर में फिर ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया और इसका तो FBD बहुत शानदार है। सुनो भाई, यहाँ M1 M2 M3 मास है, इसको आप किसी T3 से F से खींच रहे हैं और मैं ऐसा करता हूं जी, आप पे खड़ी कर, मैं इसका आपको सेपरेट FBD बना देता हूं। एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, M1 M2 M3, टोटल फोर्स इस पे लग रहा है F। पहला पॉइंट तो ये है, ये मान के चलो ट्रेन का इंजन है और वो ट्रेन इन 3 डब्बों को खींच रहा है इंजन। तो आप जानते हो एक सिस्टम में कभी 2 एक्सीलरेशन नहीं हो सकते। ध्यान समझ बात को, इन प्रश्नों में कभी 2 त्वरण नहीं आएंगे। तो इसका टोटल त्वरण दोस्तों आपके सामने क्या आ गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई A। आगे चलने से पहले A की वैल्यू निकाल लो, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी इस न्यूमेरिकल में A का मान क्या आ गया, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बोलो हाँ या ना। अब इसको मैं मिटा दूं स्पेस के लिए, ये मैंने आपका काम कर दिया। अब दोस्तों हम इसका FBD बनाएंगे, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा।
ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। इसको आप स्मॉल f1 कह दो, इसको आप स्मॉल f2 कह दो। अब हम बनाएंगे FBD। तो सबसे पहले किशोर सर हम FBD बनाते हैं स्मॉल m1 की। तो इस पे एक f इधर लग रहा है और स्मॉल f1 इधर लग रहा है और ओवरऑल ये इधर जा रही है एक त्वरण से। अब कॉमन सेंस की बात बड़ा कौन हो गया? ये f हो गया ना। तो f माइनस f1 इक्वल टू m1a। बोलो हाँ या ना? यस। ये एक FBD बन गई। अब आप दूसरे की FBD बनाओ। ये तेरा कौन है? m2। तो m2 पे इधर कौन लग रहा है? f1। इधर कौन लग रहा है? f2। और ऑल बॉडी किधर जा रही है? a से, क्योंकि एक बॉडी में दो। ठीक है डियर। तो अब तेरे सामने सामने f1 माइनस f2 इक्वल टू क्या होगा? m2a। आगे चल, तीसरी बॉडी पे आ जा। ये तेरी तीसरी बॉडी कौन है? m3, जिसपे केवल क्या लग रहा है? f2। फोर्स त्वरण क्या है? a। तो तेरे सामने सामने f2 क्या है? m3a। अब मैं कलर चेंज करता हूं इसका भाई, ध्यान दे क्लास। m1 की FBD बनाई, m2 की बनाई, f3 की। अब तेरे सामने f2 क्या है? m3a। तो जहां f2 लिखा हुआ है वहां क्या लिखे भैया? m3a m2a। तो f1 क्या बन गया बच्चे? f1 बन गया m2a प्लस m3a। अब यहां f1 रख रख, तो f1 रख, तो f1 इधर ले, चले इधर मत ले, ऐसे कर ले। इधर f माइनस क्या है? m2a प्लस माइनस m3a इक्वल टू m1a। तो तेरे सामने सामने f क्या आ गया? m1a प्लस m2a प्लस m3a। ले भाई ये सारे फॉर्मूला आ गए। तो तेरे पास f1 आ गया, तेरे पास f2 आ गया, तेरे पास f आ गया। तो ये आपकी व्यवस्था होगी। तो जैसे अगला कहता है वैसे करते जाओ। अब अपन कॉमन बात करें किशोर सर, तो a तो अपन अलग निकालेंगे। आपको यदि f1 निकालना है, मैं थोड़ा वापस कलर चेंज कर लूं। यदि मुझे f1 निकालना है तो f1 में क्या करूंगा? m2 प्लस m3 को a से गुणा कर दूंगा। m2 प्लस m3 को मैं a से गुणा कर दूंगा। यदि मुझे f2 चाहिए, मुझे f2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? m3 को a से गुणा कर दूंगा। अब फिजिक्स भूल जा, कॉमन सेंस की बात पे आ। देख इधर देख, ये इंजन है, ये इंजन इस f को खींच रहा है, उसको m1 भी खींचना पड़ रहा है, m2 भी खींचना पड़ रहा है और m3। ये जो है ना, इसको केवल m2 और m3 खींचने हैं। तो f1 जो है वो m2 और m3 को a से गुणा कर दो। ये जो रस्सी है उसको केवल किसको खींचना पड़ रहा है? m3 को। इसके दोस्तों m3 से गुणा कर दो। ये जो फोर्स है ये m1 भी खींच रहा है, ये m2 भी खींच रहा है, ये m3 भी खींच रहा है। f का मान क्या आ गया? m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई a। दिस इज बेस्ट ऑफ दिस क्लास दोस्तों। अब सुनना, और ये बॉडी पास पास टच हो तो भी दोस्तों आंसर उसके बाद पुश करना होता है। बॉडी पास पास है तो पुश करते हैं, इसको ऊपर खींचते हैं। FBD पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी क्लास की एक अच्छी सी प्रॉब्लम थी। अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूं। आजा भैया, भगवान बेटा क्वेश्चन निकाल। देखो क्या कहता है? 2 किलो 3 किलो 5 किलो के 3 गुटकों को बाहरहीन फर्श पे जोड़ दिया। निकाय पे 10 न्यूटन का फोर्स है। यहां पर क्या है? 10 न्यूटन का फोर्स है। तो तनाव T1 निकालना है दोस्तों, ये वाला निकालना है। तो अब मतलब पूरा पढ़ा दिया ना, तो सबसे पहले एक काम कर, इसका F बराबर ma निकाल। तो तेरे सामने m क्या होगा? 2 3 5 5 5 10। F कितना है? 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई भैया? 1। अब यार सुन, इसका चाहिए ना, तो इसको केवल m1 को खींचना है। m1 कितना है? 2। तो 2 को खींचना है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 1 से। आंसर क्या आ गया? 2 न्यूटन। यदि इससे पूछता, इसको खींच रहा है m1 और m2 को 5 आंसर आ जाएगा। ये किसको खींच रहा है? 10 को। 10 आ जाएगा। बोलो। इसलिए पहले थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ के आप अटैक करो। लेकिन थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता। और न्यूमेरिकल कर लोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो हाई नहीं लगेगी, सीधी सी बात न्यूमेरिकल की। इसलिए पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, इस तरह बात होती है। ओके डियर, आगे चले। आ जाओ किशोर, ये नीट की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो बड़ा गुंदा क्वेश्चन है। वो कहता है m2 m3 m है, डोरिस जुड़े हुए हैं, m ब्लॉक ऊपर की ओर F पर लगाने पे सभी गुट के स्थिर वेग से, अरे स्थिर वेग का मतलब त्वरण 0, कुछ नहीं करना। बड़ा सिंपल, पढ़ लो दोबारा से।
और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुरंत जीरो होते खेल खत्म, लाज ऑफ मोशन खत्म। क्यों? लाज ऑफ मोशन में फोर्स चाहिए, फोर्स ही नहीं है। आगे चलो भैया, ये आ गया। अब देखो यहां इसको करो, तो एक काम करें, इसको अपन यहां समझाते हैं थोड़ा सा बच्चों को। आप देखो बच्चों, ये आपका 7 kg की एक बॉडी है, और इसको अपन थोड़ा ऐसे ऐसे मान लो, एक लाइन बना दो, ठीक है? तो इसको इधर, ये कितना है? 5 kg है, और ये आपका दोस्तों 6 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है डियर? अब ऐसा करें, अपन इस बात को थोड़ा मॉडिफाई करें। इस फोर्स को आप ऐसा करो, कलर चेंज करके किशोर से बच्चों के लिए F कह दो, और इस फोर्स को आप F1 कह दो। इसको आप एक बार M1 कह दो, इसको आप M2 कह दो। तो आजा भैया, M1 का FBD बनाया, तो तेरे सामने ये फोर्स कितना है? F, और ये तेरा फोर्स कितना है? ध्यान दे, उल्टा सामने से विरोध करेगा ना, तो सामने फोर्स कितना तेरा? F1। बॉडी ओवरऑल किधर जा रही है? इस तरफ। तो बड़ा कौन हुआ भैया? कैपिटल F। तो कैपिटल F क्या है? कैपिटल F माइनस F1 M1A। वो बात आ गई ना भैया, एक कभी दो नहीं हो सकते। अब अगले पे आ जा, तेरी ये अगली बॉडी है, ठीक है डियर? इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना? कितना फोर्स है तेरा? ये F1। ये इसको किसका आ रहा है? इसका मास क्या है? M2। तो F1 का मान क्या आ गया? बोल बोल किशोर भैया, M2A। बस अब तेरे सामने F माइनस F1 क्या है? M2A इक्वल टू M1A। तो वही बात आ गई ना, F बराबर क्या है? M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई A। तो बात तो कान कहीं से पकड़ लेती है, बात वही आनी है। अब तेरे सामने है, अगला साफ कहता है कि कम भार के गुट के बल कितना है? ये रहा, कम भार का गुट का, इस पे F1 बल लग रहा है, ठीक है डियर? तो F1 का मान क्या है? M2A है। आजा डियर, M2A है। M2 कितना है? 5, और A कितना है? 7 में 5 12 kg वजन है, 6 किलो का फोर्स है। जो साइड में कर दूं तेरे लिए मैं, F बराबर MA, तो A बराबर F अपॉन M। F का मतलब 6/12, 1/2। ये भाई इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये तेरा आंसर क्या आ गया? 2.5 न्यूटन। आंसर क्या आ गया? 2.5 न्यूटन। बोलोगे सर? बिल्कुल। ये है ढंग से, ईमानदारी से चीज को किया जाए तो, पर फ्रेश मूड से। एक बात ध्यान सुनना बेटा, हम भी टीचर हैं, कई बार हमारा मूड अच्छा होता है तो अच्छी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। मूड नहीं होता है तो 2 में 2 से डिवाइड कर 2 आ जाता है। जिस दिन मूड नहीं हो, फ्रेश हो, चाय पानी पिए, सोएं, वापस अटैक करें। किताब को आधे घंटे छोड़ सकते हो, हार के क्वेश्चन छोड़ दिया तो डर बैठ जाए, कभी नहीं पढ़ पाओगे। जैसा बार बार कह रहा हूं मैं, ये गुरुनीति नाम की वीडियो जो है, ये 180 वीडियो आएंगे। आज फिजिक्स का आपको 5 वीडियो दे रहे हैं हम लोग इसको। ऐसे ही 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी, और पूरे मेरे साथी इसी तरह पूरी थ्योरी को लपेटते हुए आपको टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। ओके, आगे चलो भैया, आगे चल। फिर ये फिर एबीडी, शानदार एबीडी भाई साहब, ये ढंग से करेंगे यार। ये कहता 2 गुट के A और B है, जिनके मास 2m और m है। एक वेट, ध्यान देना, यहाँ रस्सी का मास काउंट नहीं होता। रस्सी का मास काउंट होते IT बन जाती है, IT नहीं बढ़ा रहे अपना भैया। रस्सी का, स्प्रिंग का मास हमारे मेडिकल काउंट कहीं नहीं होता है। अब दोस्तों कहता है भारी स्प्रिंग लटकी हुई है, देखो स्प्रिंग भी क्या है? भारी। ये भी सब क्या है? ये होता है, ये फिक्स है भैया। अब वो दोस्तों कहता है कि अचानक इस रस्सी को काट दिया जाए, डोरी को अचानक काट दिया जाए। कहां से? यहां से अचानक काट दिया जाए, तो A व B के त्वरण क्या होंगे? देख भाई, ध्यान सुन ले। जैसे रस्सी काटेगा ना, तो B तो एक स्वतंत्र बॉडी की तरह गिरना शुरू हो जाएगा। तो उसका आंसर तो क्या आ गया भैया? जी, दिमाग की जरूरत ही नहीं है। जैसे काटेगा, अरे तेरे हाथ में तो वस्तु है, छोड़ दी, किस में गिरेगी? जी में गिरेगी ना। वो समाचार तो समाप्त हो गए। अब जरा पेज खाली कर भैया, पेज खाली कर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपकी स्प्रिंग है, ये मास आपका 2m है, ये मास आपका m है। दिखा क्वेश्चन वापस एक बार, ये देख, ये मास 2m है, ये मास m है। ओके, पेज खाली कर भैया। ये आपका A है, ये आपका B है। अब एक बात ध्यान सुनना दोस्तों, यहां ये स्प्रिंग साम्य अवस्था में है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 3m जी। ये कितना है? 3m जी। तो हकीकत देखा जाए तो यहां ऊपर की ओर फोर्स क्या है? 3m जी। नीचे की ओर फोर्स क्या है? 3m जी। बिल्कुल। जैसे ही आप इसको काट दोगे तनाव बल, तो 3m जी किधर खींचेगा?
ऊपर की ओर, ये तो कट गया, 2mg किधर खींचेगा, नीचे की ओर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, 3mg माइनस 2mg बराबर ma बराबर 2ma 2ma। यस डियर, ये तेरे सामने mg इक्वल टू 2ma, m से m काट दे। मेरी क्लास की सबसे सुंदर प्रॉब्लम है a इक्वल टू g/2। क्वेश्चन माना भाई, तो इसका आंसर हो गया g/2 और g। वापस सॉल्यूशन में आ जा। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो दोस्तों, ये स्प्रिंग बैलेंस थी, तो यहां स्प्रिंग कितना खेच रहा था, 3g, ऊपर 3g। जैसे काटूंगा तो ऊपर कौन खेच रहा था, 3mg, नीचे कितना बचा, 2mg, कुल कितना बचा रस्सी पे, mg। बस ये खास बात है इसमें। लड़का सोचता है यार mg काटने, mg कैसे बच गया, बस यहां गलती होती है, mg बच गया, mg इक्वल टू 2ma, क्योंकि ओवरऑल मोमेंट किसको कराना है, इसको, यस, तो 2ma, तो mm कैंसिल आउट, a इक्वल टू g/2। इसमें नीट के बच्चों के लिए मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। बता, तुरंत बता भाई, ये पुस्तक तुरंत बता। जैसे मान लो कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं इसमें 2-3 एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। देखो, ये मास m, मान लो 3m है, ये स्ट्रिंग, ये स्प्रिंग, मान लीजिए अगेन मैं स्प्रिंग, ये मास है, दूसरा मैं स्लो स्प्रिंग ले लेता हूं, ये मेरे पास मास है, मान लो ये 4m 3m। यस, आपकी मर्जी वैसे इस चीज को आप लो। यहाँ स्ट्रिंग है, मान लो ये ब्लॉक है, ये आपका 3m, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर 2m। अभी तक की जो नीट के प्रश्न आए, ठीक है, उनमें हमेशा अपन लोग लोअर स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को काटते हैं। तो क्या करें, अगर आपको तुरंत क्वेश्चन को बस पलक झपकते करना है, तो जिस रस्सी को अपन ने काटा है ना, उसमें तनाव निकाल लो। ठीक है, वो बहुत आसान है। इसमें तनाव ओनली लोअर वाला जो बॉडी है वो क्रिएट करेगा, तो इसमें तनाव कितना हुआ, ओनली mg। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिखने बता रहा हूं। यहां मान लो 4m है, तो बेटे जी यहां हो गया आपका 4mg, टेंशन हो गया, और इसमें कितना हो गया, 2mg। अब बस कुछ नहीं करना, आपका काम है, जिस स्ट्रिंग को अपन काटते हैं उसका टेंशन निकाल लिया। टेंशन फाइंड करने के पश्चात जिसका आपको तोड़ निकालना है, उसके मास को इसमें डिवाइड कर दो, अपने आप आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे इसका पूछ रहा हूं मैं, तो कितना हुआ इसका, mg/m, g आ गया। ठीक है, इसमें निकालना हो mg/3m, g/3 आ गया। इसका निकालना हो, ये 4mg/4m, g आ गया। इसका निकालना हो तो 4mg/3m, कितना आपका 4 आपका ये हो गया 4mg/3m, यानी हो गया 4g/3 आ गया। इसमें निकालना हो तो ये 2mg/2m, g आ गया। इसका आ गया आपका 2mg/3, 2g/3। कहने का मतलब सुनो, मैं कहना चाहूं, आपने कहा कि यहाँ mg है, यस, तो ये इसमें फोर्स निकाला तो mg/m कर दो, m, तो g बच गया। इसमें निकालना हो mg/3m, mg/3m, mg के अंदर भाग लगेगा। यस यस, बिल्कुल सही बात है। तो आप कितने में क्वेश्चन हो, यस, ओके डियर, वेरी गुड, थैंक यू सर। आगे चले अपने किशोर सर। ये दोस्तों मेरा मूल कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राफ f और t। देखो सुनो रे, f इक्वल टू dp/dt, याद करो dp इक्वल टू f मल्टीप्लाई dt। जब दो डेटाओं में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया उन दोनों डेटाओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। आप कैमरे के अंदर है किशोर भाई, ध्यान सुन रहे, ये कर्व f और t के बीच है, ये मास्टर सुन रहे, थोड़ा और आप कैमरे के अंदर आ जाए। f और t के बीच कर्व है, तो f और t का जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, एक ही बात है। तो इधर चेंज, इधर चला जाएगा। अब अगला कहता है दोस्तों, कण का 10 सेकंड के पश्चात वेग क्या है। सीधे आ जाओ तो अपन इस बात को देखो, 2 किस द्रव्यमान का एक कण प्रारंभिक विराम अवस्था में है, फिर समय के साथ परिवर्तित होकर एक बल पे कार्य करता है, बल समय चित्र दे दिया, कण का 10 सेकंड पश्चात वेग क्या है। ओके डियर, मैं इसका f मल्टीप्लाई dt निकालता हूं, मैं इसका निकालता हूं एरिया। तो पहले इसका निकालो एरिया, तो ये है 1/2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 2 गुणा 2, ध्यान दे, ओके, प्लस ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 2, ये कितना है, तो इसमें दोस्तों एक तो बनेगा त्रिभुज। देखो तो त्रिभुज कैसे बनेगा, 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 10, प्लस 1 बनेगा आयत, ये कितना है 10 गुणा 2, 10 गुणा 2, प्लस फिर बन गया त्रिभुज 1/2, कितना बना 20 मल्टीप्लाई 4। बस अब लग जोड़ दो सबको, इसको इसे कैंसिल आउट कर, तो कितना आया 10, ये 10 20, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 40,
तो 40 30 70 70 और 20 ये 100 हो गया। 100। तो आपका टोटल एरिया क्या हो गया 100। टोटल एरिया 100 का मतलब डीपी का मान क्या हो गया 100। अगला साफ कहता है 10 सेकंड पश्चात इसके वेग में कण का 10 सेकंड पश्चात का वेग क्या होगा। तो डीपी जो है तो डीपी को अपन एक काम कर सकते हैं एम डीवी भी कह सकते हैं। ये क्या है तेरा 100। तो दोस्तों डीवी का मान क्या आ गया भैया 100 बट्टा एम। लड़के एम कितना है 2 तो इसका मान क्या आ गया 50। तो डीवी 50 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है 0 तो आंसर क्या हो गया 50। बिल्कुल ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार की प्रॉब्लम ही एग्जाम में आती है। फंडा है कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया उन दोनों डेटाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो पूरा निकाला मैंने। देख मैं ये सीधा भी कर सकता था लेकिन मैंने क्या पूरा 100 निकाला मैंने इसका। फिर तू जानता एम डीवी 100 एम का मान डिवाइड कर दिया तो डीवी 50 है। डीवी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है 0 मेरा खुद कह रहा है विराम से स्टार्ट हो रहा है। यस स्टार्ट यहां से होगा 0 से होगा। चलो आगे ओके आगे चलो भाई। ये फिर देखो दोस्तों क्वेश्चन करो पे आ गया। तो साफ कहता है in the figure given below the position time graph particle 0.1 gram is so the impulse at t equal to 2 second। यहां पे इसका इंपल्स चाहिए। देखो दोस्तों इंपल्स का मतलब होता है डीपी। डीपी का मतलब अपन यूं कह सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप एम को बाहर ले लो तो आप यूं भी कह सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो बच्चों स्टार्ट यहां से हुआ तो यहां इसकी स्लोप याद है ना x और t की स्लोप क्या होती है भूल गए क्या v इक्वल टू dx by dt। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4/2 इक्वल टू 2 और यहां स्लोप क्या होगी 0। तो दोस्तों इनिशियल तो है 2 फाइनल है 0। जाना ना यहाँ पर फाइनल क्या होगी 0 इनिशियल क्या है 2 और मास कितना भाई 0.1 है। तो आप दोस्तों इस मास की जगह 0.1 कर दो तो इसकी वैल्यू है 0.2 लेकिन माइनस देख यहाँ प्लस माइनस दोनों है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आंसर माइनस आएगा इसका क्योंकि परिवर्तन का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल इनसे होता है। ये तथ्यात्मक क्वेश्चन बट काट दें क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव भी है एक ऑब्जेक्टिव भी है। आगे चले चलो भैया। एक व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन में इंजन की दिशा में अब सुनो देखो इंजन इधर है मेरा मुंह इधर है। एक सिक्का उछालता है जो कि व्यक्ति के पीछे जाके गिरता। सुनो ध्यान से ध्यान सुनना। मेरा मुंह इधर है मैंने सिक्का उछाला तो जब उछाला सिक्का तो मेरी स्पीड और इसकी स्पीड एक थी। अब वो सिक्का मेरे पीछे गिर गया इसका मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। तो मैं तो चला गया आगे सिक्का हो गया पीछे। ट्रेन आगे की ओर गतिशील है इसकी चाल बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा इसमें कोई आंसर नहीं। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। ओके थैंक यू आगे चलें। ओके तो किशोर आगे बढ़े चलो। यस एबीडी फिर काम लेते हैं। देखो डियर इस प्रकार के प्रश्न में ये क्या पूछता है उस बात की बात है। सबसे पहले आप सिस्टम का ए निकाल लो। तो सिस्टम का ए तू जानता क्या होता है m2 m क्या है 5 3 + 1 4 5 + 4 मल्टीप्लाई g। तो दोस्तों a इक्वल टू g/9 बस ये इस बॉडी का ओवरऑल क्या हो गया पुत्र एक्सेलरेशन हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगला क्या कहता है इस डोरी का टेंशन चाहिए अपने को। क्यों भाई इस डोरी का टेंशन चाहिए। आ जा बड़ा देख डियर ये तेरा ए ये तेरा बी ठीक है डियर। तो ये तेरा टेंशन हो गया। अब सिस्टम ओवरऑल किधर जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप ऊपर की ओर जा रहा है सिस्टम तो M1A किधर लगेगा भैया नीचे की ओर। M1G किधर लगेगा नीचे की ओर। T किधर है ऊपर की ओर। तो T इक्वल टू पुत्र क्या होगा M1A प्लस M1G। तो T इक्वल टू M1 को M बोल दे इसको तू A प्लस G बोल दे। M1 तेरा A kg है A की जगह G/9 पुट कर दे। ये तेरा G है इसका दोस्त लघुत्तम ले 9 ये तेरा 10G हो गया। तो आंसर हो गया 10G/9। अब इससे सिंपल बात तो क्या हो गया। ओके थैंक यू नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर वो एक क्वेश्चन आ गया स्प्रिंग टूल। एक बार सुनो यार इसमें 2 लगे हैं तो रीडिंग भी क्या आएगी 2 आएगी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। स्प्रिंग में दोनों तरफ फोर्स F है रीडिंग भी क्या आएगी F आएगी। एक अपने आप एक रूल सा बना लो उसका। आगे चलो। अब देखो 0.5 kg मास के फुटबॉल कोई खिलाड़ी किक मार के इतने मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील कर देता है। फुटबॉल व पैर का संपर्क कितना लगने वाला बल आ जाए वीडियो F बराबर देख dp/dt। पूरी बात करें पूरी। आपको किशोर सर ने कहा था कि रियल फॉर्मूला ये होता है भैया। दोस्तों m को बाहर निकालो दिस इज dv/dt। ओके डियर m बोले तो 0.5 dv
परिवर्तन का मतलब पहले वेग का जीरो, जीरो था। फुटबॉल पर जीरो से कहां गया 10 पे, 10 0/10। और dt कितना भैया 1/50। तो 50 को दोस्तों ऊपर ले ले, तो इसको नीचे ले, तो कैंसिल आउट हो गया, 250 न्यूटन का आंसर हो गया। बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा बार नीट में आई प्रॉब्लम भैया, ध्यान से देखना। आगे चलो, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, फिर वो ग्राफ आएगा। m मास का कण प्रारंभिक विरामावस्था में है, f है, इधर t है, फिर समय के साथ, समय भैया कोई f बल t के अंतर्गत लगाया हुआ है, जब बल लगना बंद हो जाता है तो कण u वेग से गति देता है। चित्र में दिखाए गए वक्र में अर्ध चक्कर है दोस्तों, तो आपका इसका साफ कहता तो कण वेग u से गतिशील है, तो आपको दोस्तों उसका u निकालना है। तो भी सीधी सी बात है भैया, कहानी है f मल्टीप्लाई dt, ठीक है। तो अपन जानते हैं f मल्टीप्लाई dt, इसका एरिया बन गया, एरिया बन गया। अब इसका एरिया दोस्तों क्या है आपको समझना पड़ेगा। इसका एरिया निकालने के लिए ये रेडियस अलग है, ये अलग है, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर नहीं बोल के आपको बोलने का पाई r1 r2 बाई 2। बस ध्यान देना, सर्किल होता तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। बट यहां दोस्तों थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया ये, क्योंकि इधर कुछ और है, इधर पाई है, तो r1 इसको मान, ये तो बना तेरा t बाई 2, और ये तेरा क्या बना f नोट, एक 2 पहले से है, तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों पाई t f नोट अपॉन 4। किसके बराबर हो गया दोस्तों ये समय का परिवर्तन, समय का परिवर्तन हो गया। अब जानते ना ये कौन है, ये f है और t का मल्टीप्लाई है, जानते क्लास ये कौन है, अरे जल्दी वाले नहीं, ये f dp बाई dt है, ये दोस्तों dp बराबर f मल्टीप्लाई dt है। ओके डियर, आपको क्या चाहिए m du इक्वल टू f dt, आपको du चाहिए ना, तो इसे m को इधर लाना पड़ेगा आपको, तो इसमें एक m से भाग दे दो, तो m से डिवाइड कर दो, तो ये आपके सामने आएगा पाई f नोट t बटे 4। ठीक है, ये अच्छी प्रॉब्लम है। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में ये पूछता है कि अधिक बल किसको लगाना पड़ेगा। भाई पुली जितनी बढ़ती जाती है उतना फोर्स कम होता है, पुली लिखती इसलिए है ताकि बच्चों जोर कम आएगा, तो इसमें फोर्स ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपका 33 बहुत इजी था। अब आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन 34। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन, क्या लो, वो कहता है एलिवेटर में ए त्वरण से नीचे गति कर रहा है ताकि मास m जो है वो फर्श पे mg/4 बल लगाए। आप एक बार पेज खाली करें भैया। देखो डियर, हकीकत आप ऐसा है, देखो सिंपल माना कि कोई m मास का पिंड रखा हुआ है ऐसे, तो इस पे mg किधर लगेगा, नीचे की ओर, r किधर लगता है, ऊपर। ये कब होता, जब ये बॉडी रखी हुई है। अब आप इस क्वेश्चन में आओ, देखो दोस्तों ये आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट में आपका m मास रखा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है mg तो किधर है, नीचे की ओर, इसका r किधर है, ऊपर की ओर, बट ओवरऑल बॉडी a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो सूडो फोर्स ma किधर जाएगा, ऊपर की ओर, और इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, mg/4। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, r ऊपर की ओर, ma ऊपर की ओर और mg नीचे की ओर, और r का मान अगला खुद कह रहा है, क्वेश्चन देखना बेटा, r का मान खुद कह रहा है mg/4, r का मान दोस्तों खुद कह रहा है mg/4 प्लस ma इक्वल टू mg। ma इधर रखो, mg में से mg/4 निकालो, एक में से 1/4 जाता है, 3/4 बचेगा, कुछ खोलना बेटा 3/4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके डियर, पेज खाली करना भाई। एक चीज मेरे दिमाग में किसी और आ गई, अपन एक काम करते हैं, इस प्लेन की एफबीटी बच्चे को बना के दिखाते हैं, ये बहुत काम का है। पहली बात तो सुन लो दोस्तों, इस का स्लोप मान लो थीटा है, और यहां पर कोई बॉडी है जो इसका सेंटर है। एक बात सुन लेना, जब कोई बॉडी ऐसे गिरती है तो जी है, लेकिन दोस्तों जब भी कोई बॉडी किसी थीटा इंक्लाइन प्लेन पे मूव करती है तो यहां जो दोस्तों ए है वो हमेशा जी साइन थीटा बन जाएगा 48। आज की क्लास का श्रेष्ठतम बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत प्यारा पॉइंट है, आज की क्लास का श्रेष्ठतम है ये। यदि ऐसे भी आप जी है तो भाई मेरे इंक्लाइंड प्लेन थीटा है तो ए क्या बन जाएगा, जी साइन थीटा। बस अब मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग तेरे को समझा दूं इसको। देख भाई, एक लाइन ये खींच, एक लाइन ये खींच, ये तेरे सामने सामने लंबवत हमेशा क्या आएगा, mg,
और एक लाइन आप ऐसे खींचना चाहो तो एक लाइन आप दोस्तों ऐसे भी खींच सकते हो। अब तू कह रहा ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है। ये तेरा कोण है भैया आर, ठीक है डियर। अब तेरे सामने सामने ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, तो ये तेरा क्या बन गया, एम जी कोस थीटा, और ये तेरा बन गया एम जी साइन थीटा। ध्यान दे क्लास, ये तेरा क्या बन गया एम जी, ये क्या बन गया तेरा एम जी कोस थीटा, ये क्या बन गया एम जी साइन थीटा। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार डियर, और आपके सामने अब बैलेंस करूं कि आर इक्वल टू क्या है, एम जी कोस, आर इक्वल टू है एम जी कोस थीटा, आर इक्वल टू एम जी कोस थीटा। और ये जो फोर्स है इधर क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा। बॉडी इधर मूव कर रही है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना एम ए, ठीक है डियर। एम ए उधर लगेगा तो तेरे सामने सामने एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए, एम से एम कैंसिल आउट कर दे, देखिए ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो आर इक्वल टू यहाँ एम जी कोस थीटा हो जाता है, ए इक्वल टू यहाँ जी साइन थीटा हो जाता है। ये एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा आगे और लूं, अब मैं इस बॉडी को इस तरफ है बीटा बी त्वरण से चलाऊं, यस, इस बॉडी को इधर मैं 20 से चलाऊं, ये आपका मान लो बी है, इसको मैं 20 से चलाऊं तो ये स्लिप नहीं हो, तो तेरे सामने सामने इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका भाई, बी कोस थीटा। ध्यान दे क्लास, ये आएगा बी कोस थीटा, और दोस्तों ये इसका आएगा इधर बी साइन थीटा। अब कहता बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब आर की वैल्यू जो बनी वो बनी एम जी कोस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा। ये इसका बैलेंस हो गया, और इसके बैलेंस की बात करो तो ये आपका एम ए प्लस बी को एम से गुणा करना पड़ेगा, एम तो होगा एम ए प्लस एम बी कोस थीटा इक्वल टू क्या करोगे दोस्तों, एम जी साइन थीटा। एम ए नहीं रहेगा ना, अब अपन ने ए मान लिया, एम ए प्लस एम बी कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और ये सिस्टम आप दोस्तों आपके सामने खत्म हो गया इसका, क्योंकि बॉडी तो स्थिर अवस्था में आ गई ना। तो एम बी कोस थीटा ये आपके सामने है, एम बी कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो डियर एम से एम आप कैंसिल आउट कर दे तो आपके सामने सामने आ गया बी इक्वल टू जी टेन थीटा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बी इक्वल टू जी टेन थीटा। और इसको थोड़ा और सोल्व करें तो आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों एम बी साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। तो ये कई सारे एफबीडी हैं जो मैंने एक के अंदर ही पूरा समझा दिया। ये बहुत प्यारी सी बात है कि फिर ये एम ए 0 हो जाएगा। तो आप खुद क्या कह रहे हो कि बॉडी क्या है, स्थिर होगी, ठीक है। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल ये बहुत याद रखना पड़ता है, बी इक्वल टू जी टेन थीटा। वैसे देखा जाए तो याद रखना है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन को चलाना शुरू कर दे, बताओ क्या संबंध होगा, तो बी इक्वल टू जी टेन थीटा। तो ये मैंने पूरा समझ रहेगा दोस्तों, प्रयास आपको किया है। ओके डियर, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए बेटा जी, क्वेश्चन आओ बेटा जी, पीछे आओ, पीछे क्वेश्चन 34 में आओ, 34 में आओ। 34 अपना हो गया, आगे चलो 35 पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूं पूर्ण रूप से इसके सोल्व आप सोल्व करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप पढ़ ले मेरे साथ। ए 50 kg पर्सन स्टैंड्स ऑन ए 25 kg प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिसका मास है 25 केजी का प्लेटफॉर्म है। तो नीचे इस पे फोर्स आपका लग गया 250 न्यूटन, 250 क्योंकि जी से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। दूसरा ये जो मैन है इसका वेट है बेटा 50, हाँ। तो इसका भी वेट है, नीचे मैं अप्लाई कर देता हूँ 7, चलो ये हो गया आपका 500 प्लस 500 न्यूटन। अब इन क्वेश्चनों में कॉम्प्लेक्सिटी से बचना, मान लो जितना जटिल आप पहले पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, हाँ, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो 50 केजी का व्यक्ति 25 केजी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वह प्लेटफॉर्म से घर्षण नहीं, फ्रिक्शन नहीं होता नीट में, घर्षणहीन ग्रेन्यू द्वारा जुड़ी रस्सी को खींचता है तो प्लेटफॉर्म नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करेगा। प्लेटफॉर्म है वो नियत त्वरण से ऊपर गति करेगा यदि व्यक्ति बल से रस्सी को खींचता है। तो व्यक्ति किस बल से खींचता है, आ जाए। तो अब इसमें इजीनेस के लिए क्या करते हैं, इस बंदे को आप यहां से हटा दो और इसको रस्सी मान लो, ठीक है। तो इसको रस्सी मान लिया तो खत्म खेल। रस्सी मानते ही अब आप जानते हैं एक रस्सी एक तनाव, यस, 2 रस्सी एक रस्सी एक तनाव।
तो ऐसे एक मान लें इसको, यहाँ टेंशन आपका टी हो गया तो ये भी टेंशन आपका टी है, यहाँ से भी इसमें आप टेंशन टी तो ये आपका टी हो गया, यहाँ भी टी तो ये भी आपका टी टेंशन हो गया, यहाँ पर भी टी और ये भी टी हो गया। अब देखो इस प्लेटफॉर्म पर नीचे फोर्स कितना है आपका 750 न्यूटन, ऊपर कितना, देखो अगर इसमें यहाँ रस्सी अलग आ गई, इसको ऊपर मान लो यदि बैलेंस करते हैं, इसे पीछे मैंने बात करी थी, इसको अपन इस तरह से बैलेंस करेंगे तो देखो ये 2t ऊपर है, नीचे आपका ये वाला मैं इसको टी डेस मान लो, तो टी डेस कितना आपका हो गया 2t, तो अब इसके ऊपर कितना 2t और ये आपका t, तो कुल मिलाकर के प्लेटफॉर्म पे ऊपर फोर्स आपका 3t और ये टोटल है आपका 750 न्यूटन। तो ऐसे होने से t आपका हो गया 250 न्यूटन। अब पूछा क्या है, पूछा अपन से है कि ये बंदा है वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो तो t है, इसलिए इसका आंसर अपन 250 न्यूटन इजीली कर पाएंगे, तो आंसर इसका सेकंड बन जाएगा। देखो बात का मजा आया। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए किशोर सर से करवाए, एक प्री क्वेश्चन किशोर का। देखो यहाँ टी कितना है टी, यहाँ कितना है 2t, टोटल कितना है 3t, किसको बैलेंस करेगा वो 750 को, टी की वैल्यू क्या आ गई 250 न्यूटन तो रहेगा। यस बोलो हाँ या ना, आया बात का मजा। थैंक यू किशोर सर। आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है ना, शुद्ध फिजिक्स है, लेकिन केवल और केवल इसमें अपना पर्सनल एक जो अपने सिक्स सेंस कहते हैं ना, व्यवहारिक लाइफ लगानी है आपको। देखो ये एक रस्सी है, इस पे लटका हुआ बंदर 20 किलो का, 25 किलो का द्रव्यमान लटकाते हैं तो रस्सी नहीं टूटती, 25 से ज्यादा पे रस्सी टूटती है। इसका मतलब इस रस्सी का जो सामर्थ्य है वो 25 केजी वेट में है। अब वो कहता है अधिकतम त्वरण क्या हो जिसके बंदर, देखो अब बंदर, पहली बात ये बंदर है, अब ये बंदर ऊपर चढ़ाओ, पहली बात तो नीचे उतरते समय कभी टूटने का चांस नहीं है। अब बंदर ऊपर जाए तो दोस्तों, बंदर ऊपर जाए तो एक तो mg ऊपर की ओर, एक तो नीचे की ओर और ma भी नीचे की ओर, इक्वल टू 25g। यस सीधा कर यार, ये मास बंदर का है। बंदर ऊपर जा रहा है ना, शुरू फोर्स के नीचे, mg भी नीचे की ओर, ma भी नीचे की ओर। बंदर कितने का भैया 20, ये तेरा g प्लस a इक्वल टू 25g। खैर इसको तो पढ़ना ऐसे गड़बड़ कर दिया, 20g प्लस 20a इक्वल 25g। तो दोस्तों 20a इक्वल टू 5, 25 20 ठीक है 5 बता रहे 5g, तो a इक्वल टू g बटे 4 और g बटे, मतलब है कि दोस्तों ये अधिकतम टेंशन बर्दाश्त 25g कर सकता है। बंदर ऊपर जा रहा है तो शुडो भी नीचे की तरफ और आपका mg भी नीचे की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ओके डियर, आगे चलें दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एफबीडी बनाएंगे, पेज खाली करेंगे। देखो भाई पहले समझने की कोशिश कर, जब सिंपल आपकी पुली थी, जानता हूं क्लास का, ये पुली M1, ये पुली M2 और सपोज को इधर जा रही है, तो इसका A का फॉर्मूला आया था बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा प्लस छोटा मल्टीप्लाई जी। ध्यान दे क्लास, बड़ा माइनस छोटा बटे दोनों का जोड़ इक्वल टू जी। एक बात मैं यहां पूरी कर देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। अब दोस्तों मैं इस प्रश्न पे आता हूं, आ जाइए, ये वही अपने को पूरी बनानी पड़ेगी। इससे एक मास M1 जुड़ा हुआ है, इससे एक मास M2 जुड़ा हुआ है, ये एंगल तेरा अल्फा है, ये एंगल तेरा बीटा है। तो दोस्तों इधर ये दोनों टेंशन और इधर ये दोनों टेंशन, क्यों सही कर रहा हूं, ये तेरा dt और सिस्टम माना कि वो तेरा M2 जो है वो M1 से बड़ा है, तो सिस्टम तेरा ओवरऑल मान ले कि इधर आ रहा है, किससे आ रहा है, A से आ रहा है। अब मैं कलर चेंज कर दूं, ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, हम भी थोड़े थक गए, आप भी थक गए देखते देखते। अब इसकी बनाओ FBD, इसकी FBD बनाओगे तो दोस्तों एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो तेरे सामने मैंने कहा था ना कि फिर इस क्वेश्चन जी नहीं होता है, वो जी साइन में चेंज हो जाता है। तो तेरे सामने बॉडी उधर जा रही है, तो छोटो फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो एक तो इसमें लगेगा M1 जी साइन अल्फा प्लस M1A मल्टीप्लाई टी उधर है ना, ये फिक्स है। अभी दिखा था आपको मैंने, जी की जगह कौन आएगा, जी साइन थीटा। अब इधर आ जा, इस पे तेरा क्या है, देख बोल M2G साइन बीटा, और इधर आ रहा है शुडो किधर जाएगा, ऊपर, तो शुडो ऊपर जाएगा तो माइनस M2A इक्वल टू टी।
एक इक्वेशन दोस्तों ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब आप दोनों को बराबर कर दो, तो दिस इज m1g साइन अल्फा प्लस m1a इक्वल टू m2g साइन बीटा माइनस m2a। हमें क्या चाहिए? a को एक तरफ करो, उसको उधर लेके आओ। तो ये तेरे सामने m1a प्लस m2a, ये तेरा क्या है? m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा। अब सीधा कर दो भाई, तो a निकालना हो तो देख g बाहर ले ले, ये तेरा बना m2 साइन बीटा गुणा m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2, और इस पूरे को दोस्तों g से मल्टीप्लाई कर दो। कहने की बात ये है रे दोस्तों, वहां m2 माइनस m1 था, सीधा फंडा है, इस मास को इसके कोण से गुणा कर दो, इस मास को इसके साइन के कोण से गुणा कर दो। ओके डियर, हो गया मेरी बात पूरी। अब तू आजा तेरे क्वेश्चन पे आजा भैया। तेरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, तो तेरे सामने सामने अल्फा इक्वल टू तो 30 डिग्री हो गया और बीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ये तेरा m है, ये तेरा 2m है, तो बड़ा कोण है 2m, तो दोस्तों 2m गुणा साइन 90, ध्यान दे, 2m गुणा साइन 90 माइनस m गुणा साइन 30, साइन 30, ये रहा साइन 30, m1 प्लस m2 क्या है? 3m, इसको g से मल्टीप्लाई कर दे। तू जानता साइन नंबर 1 होता है, ये 2m है, और ये साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो 2 में से 1/2 गया, कितना बचा? 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो दोस्तों a की वैल्यू आ गई तेरे सामने g/2। अब और तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बहुत शॉर्ट आंसर आ गया। तो ये हमने पूरा बता दिया, ये किस वक्त तब मजा आया जब पूरी कहानी समझाने। ओके डियर, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा जी। ये साफ कहता है two pulley arrangement are shown figure A and B. The rope in both are arrangement in massless. बार बार कर रहा हूं मैं, rope massless, spring massless, frictionless. The ratio of acceleration of mass m in case A and B. तो देखो दोस्तों, A का तो मैं बता दूं, B को आप किसी से बता देंगे। A का तो सीधा सीधा फंडा भैया, 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस mg, तो दोस्तों इट बिकम a इक्वल टू g/3। इसका तो आ गया a इक्वल टू g/3। अब किशोर सर आप बताएं, ये f इक्वल टू 2mg है, इसका क्या मतलब है? इसको अपन यहाँ खींच रहे हैं, हाँ, तो किसी भी रस्सी को अपन जैसे खींचते हैं तो उतना ही ठीक अपोजिट टेंशन क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल जाता है। यहाँ पे इसका टेंशन आपका T2mg हो गया। अब यहाँ क्योंकि अपन ने किसी ब्लॉक को लगा रखा नहीं है, हाँ, तब ये इंटरेस्ट इक्वेशन बन गया। इसका मतलब यही टेंशन ट्रांसफर होकर के इसको खींचने वाला है, यही इसके खिंचाव बल है। सही है। तो ये आपका हो गया 2mg। अब इस पे नेट फोर्स आपका 2mg है, ठीक है, टेंशन के फॉर्म में नीचे आपका mg हो गया, तो 2mg माइनस mg इक्वल टू mg हो गया अपॉन m। बस ध्यान दे क्लास, ये क्या है? 2mg, इधर 2mg, ऊपर भी 2mg, तो यहाँ भी 2mg, तो यहाँ भी 2mg, तो 2mg ऊपर की ओर, mg। दोस्तों हकीकत देखा जाए तो यहाँ जो फोर्स है वो रियल में कितना है? mg है, और mg इक्वल टू क्या करें? ma, तो दोस्तों a इक्वल टू क्या हो गया? g। तो यहाँ तो है g/3 और वहां है g, तो g/3 अपॉन g, आंसर आ गया दोस्तों 1:3। बिल्कुल, बात ना सुनना, ये 2t है, सॉरी 2g है, तो यहाँ भी 2g, m से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2mg। अब तू जानता जब तक मास नहीं आता तब तो टेंशन चेंज ही नहीं होता। ओके डियर, थैंक यू। आगे चले 39 पे आ जाओ। देखो मास लगने हैं, फ्रिक्शन नहीं है, देखो सब कुछ वही है, साफ कहता फ्रिक्शन लेस है, मास नेग्लिजिबल है, क्योंकि नीट का मतलब यही है। एक स्प्रिंग लटकाएगी भैया, 1 kg में 5 kg द्रव्यमान लटका दिए, एक डोरी जो गिरने के ऊपर की ओर जा रही है, एक डोरी जो गिरने के ऊपर से जा रही है, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिशील है, गति के दौरान स्प्रिंग तुल्य का पाठ्यांक क्या है? कह रहे हैं सिस्टम कहां जा रहा है? ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये तो बात हुई ना? देखो साहब कहता है एक डोरी जो गिरने के ऊपर से जा रही है, एक डोरी तो रेस्ट में है, हाँ रेस्ट में, सॉरी रेस्ट में है, तो ये आपके सामने है। तो सबसे पहले पुत्रों इसका a निकालो, तो a क्या होगा? 5 माइनस 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई g, तो भैया ये तेरे सामने आ गया 2/3g। यस, ओके डियर। अब 2/3g क्या है? इसका एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन है, तो अब क्या करेंगे आगे? यही इसको तनाव पैदा करेगा, इससे अपन t निकाल लेंगे, t निकालेंगे, जो निकालेंगे ठीक कैसे निकालेंगे? का फॉर्मूला भी जैसे बेसिक होता है आपका 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। अब ये टेंशन t और t, तो इसमें टेंशन
2t तो इसका जो रीडिंग जो हुआ रीडिंग हाँ। जिसको अपन बोलेंगे वो आपका 2t है। 2t है तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स इसका, तो 4 गुणा m1 into m2 बटे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g m2 into c। अब वैल्यू पुट अपन कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आप इसको देखें, वैल्यू पुट करें डियर इसमें अपन, तो आपके सामने क्या आएगा, r इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10, इधर क्या है 20 को 10 से गुणा करें कितना आया 200 तो 200 बट्टे 6 बोलो, तो 200 बट्टे 6 ने जी में आंसर दिया है, 10 भूल जाओ, 10 भूल जाओ, तो आपके सामने क्या है 20 बट्टा 6 है, 10 बट्टे 3 है, तो आंसर क्या हो गया भैया आपका सेकंड हो गया। यहाँ अपने एक फालतू निकाला, बिल्कुल एक की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। यहाँ का टी निकालना है, देखो इसका टी और इसका टी, तो यहाँ क्या आ गया 2t, और ये टी का फॉर्मूला होता है भाई, याद रख ले। नहीं वैसे हाँ। जैसे आपने वो ए लिया था ना, हाँ। आपने ए निकाल लिया तो आप एक किसी एक से इसको टी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ए का फॉर्मूला होता है ना m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g, बस टी का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g बटे 2t कितना हो गया 2t हो गया, ठीक है ओके डियर आगे चले। ये वाला पर डिस्कस किया था अभी g10 अल्फा, अभी समझा वही है, कोई क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी बनाया एफबीडी को क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक तो तुम बहुत है नहीं ये सिंपल कर दिया अपन ने। नहीं इसमें ट्रिक दो, हाँ बताओ, इसमें दो क्वेश्चन बताएं ट्रिक बताएं। दो इसमें ये बनता है कि एक तो इसके साथ चले, हाँ एक आता है क्वेश्चन ये गिर जाए, सही है, फ्री फॉल आ जाए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें है, तो उसमें दोनों क्वेश्चन में आप देखो इसको ऐसे करा करो, एक तो है दोनों के साथ साथ चलना, ठीक है, एक है गिरना, ठीक है। अब फॉर्मूले में जैसे अपने पास है जी ये 10 का एक रिलेशन है, ठीक है। अब इसको साथ रहना है या गिरना है, ठीक है, तो देखो एक तो है जी tan थीटा, ठीक है, एक है जी बाई tan थीटा, ठीक है, साथ साथ है तो साथ साथ है, और गिरना तो गिर गया बस 10 को नीचे कर दो नीचे भाग दो, बेसिकली आपके थैंक यू ये काम चीज है। आगे चले दोस्तों, आज के एनएलएम का आखिरी क्वेश्चन और बड़ा मस्त क्वेश्चन क्या कहता है कि भारी व घर्षण पी से गुजरती डोरी है, हुक से बंधी हुई है, दूसरा सिरा स्वतंत्र है, अधिकतम टेंशन 360 है, 60 केजी का बंदर, और भाई 60 केजी का बंदर का मतलब है 600 न्यूटन, तो बंदर इस रस्सी को पकड़ते रस्सी टूट जाने चाहिए, बट वो कहता है कि धीरे धीरे उतरे ताकि रस्सी टूटे नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको नीचे उतरना है, नीचे उतरना है तो mg किधर नीचे की ओर, सूडो फोर्स किधर ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, इक्वल टू कितना 360, बस m को बाहर निकाल ले, g माइनस ए इक्वल टू कितना है 360, तो तेरे सामने g माइनस ए इक्वल टू 360 अपॉन 60 है तेरा 6, तो डियर ए को उधर ले जा, g माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या हो गया भैया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके डियर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, तो आज फिर एक अच्छा पॉइंट एनएलएम दोनों ने मिलके आपको मैटर दिया है, कोशिश की है कि टॉपिक पूरा आपका तैयार हो जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं छठे टॉपिक में, अगले टॉपिक में आपसे बात कर रहे हैं। दिवाली से पहले अब एक वीडियो आपके पास और आएगा 9 नवंबर का। दिवाली की तो छुट्टियां रहेंगी 6-7 दिन, तो हमारा निवेदन है कि 26 अक्टूबर से लेकर दिवाली से पहले जो हम गुरु नीति के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दीपावली की छुट्टी में आप सबको देख लो, ताकि दीपावली बाद हमारे साथ आप ढंग से चल सको। थैंक यू, जय श्री राम।